नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए एक शानदार रिकवरी वाला दिन और एक मज़े की बात यह है कि आज डॉलर रुपये में रिकवरी नहीं आई, उसके बावजूद मार्केट चला है। आज भी आईटी ने अंडर परफॉर्म किया है, आज भी आईटी 1% नीचे है, लेकिन एक्स ऑफ आईटी आज देखें तो निफ्टी बैंक में अच्छी रिकवरी, निफ्टी में शानदार रिकवरी, लेकिन सबसे ज़्यादा हार्टनिंग है मिड कैप की रिकवरी। जहाँ स्मॉल कैप उतना रिकवर नहीं हुए, लेकिन मिड कैप जो बड़ी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं उनमें आपने देखा है कि एक अच्छी रिकवरी आई है, करीब करीब 1.3% की। एक बार डॉलर रुपये और वो क्रूड वाला जो ग्राफिक है वो भी रख दीजिए, क्योंकि वो भी ज़रूरी है मार्केट के समीकरण के हिसाब से। और वो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि मार्केट के लिए खतरे अभी टले नहीं हैं, अभी भी 95.73 ये फ्रेश ऑल टाइम रुपी है। फर्स्ट ऑफ ऑल श्रेया वीर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो गुड आफ्टरनून। और ब्रेंट भी 107 पे बना हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि खतरा पूरी तरीके से टल गया है मार्केट में। बस ये है कि मार्केट शायद एक्सट्रीमली शॉर्ट हो गया था और कहीं ना कहीं 4 दिन की गिरावट के बाद एक रिलीफ रैली बनती थी। अब ये रैली कितनी टिकेगी, कितनी चलेगी, इस सब पर बातचीत होगी। शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 4 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में आज रिलीफ रैली। निफ्टी निचले स्तरों से 250 पॉइंट से ज़्यादा सुधर कर 23,500 के ऊपर निकला। बैंक निफ्टी में भी 300 पॉइंट की तेज़ी। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप में आज शानदार आउट परफॉर्मेंस। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट-जीपीटी पड़े सटीक नतीजों के बाद 7% चढ़कर हीरो ऑफ द डे बना डिक्सन टेक। साथ ही हिंद जिंक भी करीब 4% ऊपर। वहीं स्पॉटलाइट वोडाफोन आइडिया करीब 6% मजबूत। उधर मजबूत चार्ज के दम पर अजंता फार्मा, डोरा स्लैब में तेजी कायम और मेक और ब्रेक शेयर एलएनटी में भी रौनक कायम। मेटल शेयरों में आज तूफानी तेजी, 3% ज़्यादा चढ़ा इंडेक्स। मेटल्स में सेल 12% उछलकर बना एफएनओ का टॉप गेनर। वहीं एनएमडीसी, हिंडाल्को और डाल्को भी 4% से ज़्यादा चले। साथ ही डिफेंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल और कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में भी खरीदारी। ऑटो और आईटी में दबाव। बजाज पेंट्स के अच्छे नतीजों ने पूरे पेंट सेक्टर में भरा जोश। बजाज 6% ज़्यादा उछला। साथ ही एशियन पेंट्स और इंडिगो पेंट्स में भी करीब 5% की तेजी। मिले जुले रहे सिप्ला के नतीजे। चौथी तिमाही में मुनाफा, आय और मार्जिन तीनों रहे अनुमान से कम, लेकिन एक्स इम्पेयरमेंट एबिडा मार्जिन 15.2% रहने से शेयर में 4% से ज़्यादा की रैली। वहीं मुनाफे और मार्जिन में उछाल से एचपीसीएल भी 4% ऊपर। नतीजों के लिहाज से कल बड़ा दिन। निफ्टी की 2 कंपनियां जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के आएंगे नतीजे। करीब 90% बढ़ सकता है जेएसडब्ल्यू स्टील का मुनाफा। मार्जिन में भी सुधार संभव। वहीं एचएल वोल्टास से वादा की 6 कंपनियां पेश करेंगी अपने तिमाही नतीजे। कैबिनेट की बैठक खत्म। सूत्रों के मुताबिक करीब 37,500 करोड़ की कोल गैसिफिकेशन इंसेंटिव स्कीम को मिली मंजूरी। धान समेत 13 फसलों की एमएसपी को 3 से 9% तक बढ़ाने की भी मिली मंजूरी। सीएनबीसी की आवाज़ की एक्सक्लूसिव खबर। मौसम विभाग ने कहा मानसून का जल्द खत्म हो सकता है इंतजार। अंडमान निकोबार में मानसून दे सकता है दस्तक शनिवार तक। ओके, चलिए, शानदार दिन मार्केट के लिए। और एक चीज़ मैं कहूँगा, आज ट्रेडर्स के लिए एक परफेक्ट दिन रहा, एकदम परफेक्ट दिन। देखिए, आज मार्केट ने दोनों तरफ शानदार ट्रेड्स दिए। सुबह एक व्यू था हमारा 23,500 से 550 में शॉर्ट करे, 23,450 से 23,500 के आसपास, और 600 का स्टॉप लॉस लगा दें। वो ट्रेड ब्यूटीफुली प्ले हुई। उसके बाद 23,200 से 250 पे हमारा व्यू था कि आप लॉन्ग करें। वो 250 के बजाय 262 से घूम गया। चलिए, लेकिन आई थिंक ट्रेडर्स इस चीज़ को समझते हैं। तो 23,250 से जो हमारी एक लॉन्ग ट्रेड थी वो भी शानदार रही। 23,262 से घूमा और सुबह सीएनबीसी आवाज़ पर यही 2 लेवल सुझाए गए थे। ये बहुत 300 पॉइंट्स के रेंज देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं से तो घूमेगा। तो इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि जितना प्रिसाइज हो सके ना श्रेया, उतना प्रिसाइज लेवल दें, क्योंकि ये फीडबैक भी रहा है हमारे व्यूअर्स का कि थोड़ा ज़्यादा प्रिसाइज लेवल्स अगर हम देंगे तो वो ज़्यादा उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। जैसे आज सुबह शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में, और दोनों लेवल्स को रिस्पेक्ट करके मार्केट घूमा। लेकिन आज का जो सबसे शानदार मूव है ना, वो रहा मिड कैप्स में। आज मिड कैप में काफ़ी शानदार रैली रही। और आई थिंक कल हम एक बात कर रहे थे कि मैं एक दिन और देना चाहूँगा मिड कैप को। कल की मिड कैप की गिरावट डरावने वाली थी। वैसे कल एक बार के लिए डर लग गया था, एक बार के लिए तो जैसे कहते हैं ना, वो कपाने वाली गिरावट थी वाकई में। लेकिन फिर भी एक था कि नहीं, इतनी बड़ी रैली हुई है तो
अब देखिए, आप एक महीने का चार्ट देखिए मिड कैप का, आपको कल का वो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी मिड कैप और स्मॉल कैप में रैली हुई है। तो ऐसे में एक आध दिन ठीक है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम में, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज फिर एडवांस डिक्लाइन शानदार है। कल ऑब्वियसली कल 1:5 का था, काफ़ी ख़राब था। आज उसका 2.5:1 है, थोड़ा और बेहतर हो सकता था, लेकिन ठीक है। इस तरीके का एडवांस डिक्लाइन 2:1, 3:1 23 दिनों पर अच्छा होता है काफ़ी। आज का सेक्टर ऑफ द डे है मेटल्स, और आई थिंक क्लियर कट ज़बरदस्त रैली मेटल स्टॉक्स में। उसको सेल ने लीड किया, लेकिन सेल बैन में है तो इसके लिए उसका कोई मतलब नहीं है। बट चाहे हिंदुस्तान जिंक हो, चाहे वेदांता हो, चाहे कोई भी स्टॉक्स हो, इस स्पेस से लगातार सीएनबी से आवाज़ पर पॉजिटिव व्यू ही रहा है इन स्टॉक्स में। अब एक बड़ा सवाल ये उठेगा कि मार्केट ऐसा आखिर क्या सेंस कर रहा है, क्योंकि डॉलर रुपये अभी तक वहीं पर है, ब्रेंट क्रूड अभी तक वहीं पर है। तो क्या ये सिर्फ एक डेड कैट बाउंस है, क्या सिर्फ ये एक रिलीफ रैली है जो फेल हो जाएगी, या एक वो जो पैनिक सेलिंग है कम से कम वो ख़त्म हुई? आई थिंक ये एक बड़ा सवाल होगा, क्योंकि अभी तक जो मैक्रो समीकरण है वो नहीं बदले हैं, जिस वजह से हम गिरे थे वो नहीं बदले हैं। लेकिन क्या मार्केट कुछ सेंस कर रहा है? कुछ क्वार्टर्स में बात हो रही है कि कहीं एफआई टैक्सेशन पे कुछ रिलीफ तो नहीं आ जाएगा। ये सब चैटर होते हैं मार्केट के, जब मार्केट चलता है तो कोई ना कोई कारण ढूंढने होते हैं ना, तो ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन जो भी है, आज लो से एक रिकवरी आई, ये अच्छी बात है। रिकवरी है मार्केट में, निचले स्रोत से रिकवर होकर हम ठीक ठाक लेवल्स पर 23,500 के लेवल पर कामकाज कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी रिकवरी है, ब्रेथ भी इंटैक्ट है, मेटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस, साथ ही आपको केमिकल एज ए स्पेस यहाँ पर मौके मिले हैं। स्टॉक स्पेसिफिक मूव मार्केट दे रहा है। लेकिन जो सवाल आपने उठाए आखिर में, वही सवाल इंपॉर्टेंट है, और जाहिर सी बात है सवाल बनता भी है सर, क्योंकि आपने कहा ओपनिंग कमेंट्री में कि मार्केट का खतरा अभी भी टला नहीं है, जिस वजह से हम गिरे थे। डॉलर रुपये साथ ही क्रूड का कॉम्बिनेशन, वो डेडली कॉम्बिनेशन अभी भी नज़र आ रहा है मार्केट में। लेकिन आज इस रिकवरी को किस तरीके से देखें? क्या ये कहना ठीक होगा अभी कि क्या हम यूज टू हो रहे हैं रुपए की कमज़ोरी और क्रूड में उछाल बहुत हो गया, मार्केट इसको दरकिनार करके आगे अपनी स्ट्रैटेजी लगाएगा, या फिर ये बहुत जल्दबाजी होगी? और ऐसे में फिर अगर हाँ ये सच है तो कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और फिर कैसे नेविगेट करें इस मार्केट को? देखिए श्रेया, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आज सुबह हम लेवल की बात कर रहे थे 23,180, 23,200, मोटा मोटी 23,180, 23,262, 23,200 एज मेक और ब्रेक लेवल, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट उस लेवल तक जाए मार्केट और घूमे, उससे थोड़ा पहले घूम गया, वो भी अच्छी बात है। लेकिन उस लेवल की सिग्निफिकेंस क्या है? उस लेवल पर हम करीब करीब 60-61% रिट्रेसमेंट पर आ जाते हैं, और एग्जैक्ट उस लेवल से मार्केट ने यू टर्न लिया। अब ये अगर सिर्फ एक डेड कैट बाउंस है, इन दैट केस मार्केट हमें बता देगा अगले 2-3 दिनों में। लेकिन आज का लो जो है ना, अब वो पत्थर की लकीर है, मतलब लक्ष्मण रेखा पत्थर की लकीर, जो मर्जी आप कहना चाहें इसको, कास्ट इन स्टोन, जो मर्जी आप इसको जिस मर्जी भाषा में कहना चाहें, आज का लो बेसिकली अब वो लेवल है। और अब बाजार कुछ पॉजिटिव भी सेंस कर रहा है, कुछ शायद मानसून से रिलेटेड न्यूज़ पॉजिटिव सेंस कर रहा है, कुछ शायद पता नहीं, मतलब कुछ क्वार्टर्स में एफआई टैक्सेशन को लेकर भी बात हो रही है, वो भी शायद मार्केट उसको भी एक कुछ पॉजिटिव सेंस में लेने की कोशिश कर रहा है। तो अब मंदी जो है ना, वो आज के लो के नीचे ही होगी, निफ्टी पर भी, बैंक निफ्टी पर भी। लेकिन आज की रैली से बस ये ना मान लें कि अब बस सब कुछ ठीक हो गया और मार्केट यहाँ से रैली दिखाएगा, अभी उसका सेंस नहीं बन रही है। 4 दिन से मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रहा था, कल एक्सपायरी भी पूरी हो चुकी थी, पुट कॉल रेशियो एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड था, इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा चल चुका था। अच्छा, आज मजे की बात यह है कि इंडिया विक्स भी नीचे नहीं आया। मतलब नॉर्मली रैली वाले दिन आप एक्सपेक्ट करेंगे कि इंडिया विक्स तो नीचे आए, कम से कम वो भी ग्रीन में है, हाई से नीचे आया, लेकिन है तो अभी भी ग्रीन में। तो ऐसा अभी तक मार्केट ने समीकरण नहीं बिठाया कि हम ये कह सकें कि बस मार्केट ने हायर बॉटम बना दिया। मतलब पिछला 22,182 का लो था, अब आज का जो 23,262 का लो है, ये कहना भी थोड़ा टफ होगा कि मार्केट ने 1000 पॉइंट से हायर बॉटम बना दिया। एक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसका आपको कंफर्मेशन मार्केट देगा अगले 2-3 दिनों में, और हम मार्केट के वर्डिक्ट का वेट करेंगे। हमारे हाथ में जो हम वो कर सकते हैं, विच इज़ की एक रीजनेबल स्टॉप लॉस के साथ दोनों तरफ की ट्रेड सजेस्ट करें, और वो दोनों तरफ की ट्रेड्स जो हैं वो उस तरीके से मूव प्ले आउट हुए। और चुनिंदा शेयरों में अगर आप देखें, इंडिविजुअल स्टॉक्स में अभी भी ज़बरदस्त शानदार ट्रेड्स हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, सुबह 8:30 बजे हमारे पास प्री ओपन का बेनिफिट नहीं था, हमारे पास कोई बेनिफिट नहीं था। सुबह 8:30 बजे आज हमने डिक्सन पे व्यू लिया, आज का हीरो ऑफ द डे होगा डिक्सन। नो इफ्स नो बट्स, डिक्सन के नंबर्स और पोजीशनिंग मोर इंपॉर्टेंट। डिक्सन के कोई नंबर तोड़फोड़ थोड़े ना थे। हमने क्यों सोच लिया कि आज डिक्सन आज का हीरो ऑफ द डे होगा? इसका कारण बताइए, सोचिए इसका कारण। पता क्या कारण था? हमने स्क्रीन ने बता दिया था कि इसमें लोग शॉर्ट करके बैठे। आप इसका 1 हफ्ते का चार्ट लेकर आइए, और इसमें 1 हफ्ते के चार्ट ने
ये क्लियर कर दिया था कि इसमें ऑलरेडी काफ़ी लोग शॉर्ट करके बैठे हैं। देखिए 11,300 वाला स्टॉक 10,100 तक आ गया था, 1,200 रुपये स्टॉक गिर चुका था, 1,200 रुपये स्टॉक विदाउट एनी न्यूज़ गिर चुका था। तो ये चीज़ बहुत क्लियर थी कि अगर नंबर हल्का सा भी पॉजिटिव था, और नंबर जो एस्टिमेट थे उससे तो पॉजिटिव था, पिछले साल के मुकाबले ऑब्वियसली नंबर थोड़े फीके थे, लेकिन जो एस्टिमेट था उससे बेटर था, और ये शॉर्ट व्यू था और साफ नजरिए था कि इसमें शॉर्ट वाले फंसेंगे। और एक चीज़ बताऊं मैं आपको, डिक्सन जैसे स्टॉक में इतना बोल्ड व्यू लेना आसान नहीं था। मैं हर किसी के बस की नहीं है इस तरीके का व्यू लेना, लेकिन टाइटन है, जैसे टाइटन और कल्याण, आज सुबह हमने क्या बात की थी, टाइटन और कल्याण, इनमें आज शॉर्ट मत करिए। अगर आपने ऑलरेडी शॉर्ट किया हुआ है 2 दिन पहले, तो आज आपको मौका मिलेगा उन शॉर्ट से बाहर निकलने का। और देखिए आप दोनों स्टॉक खुले नीचे और वहाँ से क्या घूमे। आज जिन्होंने शॉर्ट किया वो फंसे, लेकिन जिन्होंने 2 दिन पहले शॉर्ट लिया होता आज उनको परफेक्ट एग्जिट मिली। और ये मार्केट का ना नियम है, मार्केट में जो एक होता है ना बाय ऑन र्यूमर सेल ऑन न्यूज़, वो सेल ऑन र्यूमर बाय ऑन न्यूज़ भी काम करता है उल्टी तरफ। तो वही आज इन दोनों में प्ले आउट हो, खासतौर से टाइटन में, क्योंकि एक अच्छी कंपनी है इस तरीके से, और कितना गिरेगी इसकी वजह से। तो ये क्लियरली मार्केट पर और स्टॉक स्पेसिफिक एक व्यू है। अब आते हैं हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स पर। निफ्टी पर सपोर्ट रहेगा आपका 23,200 से 23,250 का, क्लियरली एक वेल डिफाइंड अब मार्कर हो गया है ये। थोड़ा इसको और नीचे करना चाहें 23,150 180 तक ले आए, और अप साइड में रेजिस्टेंस रहेगी 23,650 से 23,700। अभी भी अगर आप देखें निफ्टी 23,600 तक नहीं गया है, हाई 23,583 का है। तो जो जोन था हमारा, जो आज सुबह का जोन था, अप साइड पे 23,600, डाउन साइड पे 23,180 23,200, अब तक मार्केट ने उस बैंड को रिस्पेक्ट करा है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में हमारा सपोर्ट 53,000 से 53,200 का है, और आज का लो 53,194 है, और रेजिस्टेंस 54,000 से 54,200 है। आज का हाई 54,100 है। ये आपके लिए एक बैंड बन गया है आप निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर तो खासतौर से क्योंकि हम मोटा मोटी उस रेंज के मिडिल में हैं, तो ये आपके लिए आज की आगे जाने हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी की अप्रोच रहेगी। वीरो के पास चलते हैं और जानते हैं कि आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मार्केट में कैसे रहे। वीरो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जहाँ स्ट्रॉन्ग है विद आई थिंक कन्विक्शन, जहाँ ओवाई अच्छे हैं, पुट राइटर्स की कन्विक्शन है तो वो अनुज अभी भी मेटल्स। इसके सिवा शायद किसी भी चीज़ पे हाथ रखना बहुत मुश्किल है। वेदांता को रखूंगा मैं। वेदांता में एक चीज़ याद रखिएगा, पुट राइटर्स कन्विक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। वेदांता का स्किप एक बार स्क्रीन पे रखिएगा। इट्स अप अबाउट 5.75% ऊपर 6 मई के स्विंग हाई को काटा, और अपनी राइजिंग चैनल जो कि पूरी CY26 की है, उस राइजिंग चैनल को भी हायर साइड पे काट रहा है। दैट्स कॉल्ड एग्रेशन, है ना। अभी तक स्ट्रॉन्ग था, अभी तक मोमेंटम था, बाय ऑन डिप्स काम कर रहा था, लेकिन अब एक एग्रेसिव ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ 4.5% का OI बिल्डअप डे हाई पर, और इनफैक्ट 322 के प्राइस पर ये अपने इस वक्त करियर हाइस पे ट्रेड करता हुआ वेदांता, पहले बात। और दूसरी चीज़ कहूँगा मैं, पुट राइटर्स की कन्विक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर रखूँगा मैं स्क्रीन पे हिंडाल्को। अगेन अब मेटल स्क्रिप्ट आपकी स्क्रीन पे आएगी। ये भी ऑलमोस्ट इस वक्त दिन के सर्वोच्च स्तरों पे ट्रेड कर रही है, 3.11% ऊपर, ऑल टाइम हाई। अगेन इस प्राइस पर भी पुट राइटर्स के कन्विक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज इसने 10 डेमा की ट्रेजेक्टरी से एक रिवर्सल लिया, और करीब 1050 10 डेमा था इसका। परसों ये 20 डेमा से चला था, तो अब ये एक बार फिर से वो 20 डेमा से अपनी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट करके लाया है, और अब डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो जहाँ तक स्ट्रेंथ का सवाल है, कन्विक्शन का सवाल है, पुट राइटर्स का सवाल है, दैट्स ओनली मेटल्स अनुज। एक कोलैप्स जिस पर नजर रखनी है आपको, दैट्स ऑटो। ऑटो की ज़्यादातर स्क्रिप्ट्स आज बैकफुट पे हैं, और एक बार आप लेके आइए हीरो मोटोकॉर्प पर 5,022, इवन 5,000 का पुट राइटर्स जो है ना इसके अंदर, वो भी अपना कन्विक्शन लूज कर रहा है अनुज। स्टॉक डे लो पर है, और 8 अप्रैल 25 से लेके अब तक, यानी ऑलमोस्ट 1 महीने की लोवेस्ट ट्रेजेक्टरी पे, और 1 महीने की लोवेस्ट ट्रेजेक्टरी इस दौर की लोवेस्ट ट्रेजेक्टरी है, यानी अगस्त 25 से लेकर अब तक की लोवेस्ट ट्रेजेक्टरी। तो 5,000 5,010 मेक और ब्रेक लेवल फॉर हीरो मोटोकॉर्प। अ कोलैप्स बिलो दिस जोन शायद एक डाउन स्विंग को स्पॉन्सर करेगा, बट स्टैट्स इसके अभी के बहुत खराब है। अनुज, मैं मेटल्स भी रहना चाहूँगा, है ना। आज सिंस बाजार का रंग अच्छा है, थोड़ा तरंगे अच्छी हैं, है ना, थोड़ी फीलिंग अच्छी है, मेटल्स कितना कन्विक्शन दे रहे हैं इस पर। लुक एट सेल, हम इसकी बात नहीं कर पाएंगे सिंस इट्स इन डेरिवेटिव्स हो गए, बैन में है, बट मेटल्स को ड्राइव क्या कर रहा है इस वक्त? देखिए मेटल्स को क्या ड्राइव कर रहा है इस वक्त, मेरे ख्याल से अलग अलग रीजंस हैं। गोल्ड और सिल्वर तो इसलिए भागे हैं क्योंकि ड्यूटी बढ़ गई, उसका तो सिंपल एक लॉजिक है, उससे रिलेटेड स्टॉक्स इस वजह से भाग गए। आई थिंक जो बाकी के मेटल स्टॉक्स भागे हैं वो आई थिंक एक सेंस कर रहे हैं कि वापस थोड़ा सा आई थिंक डॉलर नीचे आ रहा है, थोड़ा जो प्रेसिडेंट ट्रंप की विजिट है उससे शायद कुछ पॉजिटिव निकल कर आए, और आगे जाते हुए आई थिंक कहीं ना कहीं
नॉट डॉलर रुपी, एक्चुअली अगर आप देखें डॉलर इंडेक्स वो ज़्यादा ज़रूरी होता है ग्लोबली। आई थिंक ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से मार्केट एक चीज़ प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है कि और एक होप ये भी है कि देखिए डॉलर इंडेक्स 98 के नीचे जाता ही नहीं है, जब भी उसके नीचे जाता है वापस यहाँ पर थोड़ी सी रैली आ जाती है। तो आई थिंक ये कुछ कारण है जिसकी वजह से आप इस तरीके का मूव्स देख रहे हैं मेटल इंडेक्स में और मेटल्स सेक्टर में। बाकी ग्लोबल इकोनॉमी भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक ही है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर। और कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जैसे कि एल्यूमिनियम आपको याद होगा कि वैसे ही एक अपनी अलग बुल मार्केट में है, उसके अलग फैक्टर्स रहे हैं जब से ये वॉर शुरू हुई है, तो एल्यूमिनियम स्टॉक्स में वैसे ही ज़बरदस्त तेज़ी है। आई थिंक कॉपर और जिंक ने अभी अभी ऑफ लेट ज्वाइन किया है, तो एक सेंस बन रही है वीरू कि वापस मेटल कॉम्प्लेक्स में एक बड़ी रैली शुरू हो रही है। आई थिंक पिछले 10-15 दिन ज़्यादा फोकस ब्रेंट क्रूड पे था, लेकिन ब्रेंट क्रूड या क्रूड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कमोडिटी नहीं है, वो सिर्फ इस वजह से भागा है क्योंकि वो वॉर चल रही है इस वजह से। बाकी की जो कमोडिटीज़ हैं ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कमोडिटीज़ हैं, और डॉलर की जो हल्की सी डिक्लाइन है इसका एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। श्रेया के पास चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। श्रेया, ये तो मेटल स्पेस की बात हो गई सर, लेकिन मेरा सवाल आपसे आईटी वर्सेस बैंक को लेकर है। आईटी जो कल क्रैश हुआ ओपन एआई के फ्रेश डेवलपमेंट के बाद, एआई को इन्हांस करने के आगे जो वो कदम बढ़ा रहे हैं, और दूसरा बैंक्स जो मैक्रो स्थिति को लेकर गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो आईटी वर्सेस बैंक, एक तरफ जहां आईटी क्रैक हो रहा है, बैंक्स जहां पे थोड़ी स्थिति ठीक नहीं है, तो अगर इसमें से चूज करने बोलूँ तो सर कौन सा स्पेस लगता है आपको ठीक ठाक हो सकता है? देखिए इस समय दिक्कत क्या है कि दोनों ना बैंक्स और निफ्टी आईटी दोनों के अपने दिखते हैं, लेकिन फंडामेंटली मैं आईटी पे बहुत बेरिश रहा हूँ। आपको याद होगा, मतलब आज से नहीं, करीब 6 महीने हो गए हैं हमारा आईटी पर सिर्फ और सिर्फ एक व्यू रहा है, लार्ज कैप आईटी से हर रैली में निकले और लार्ज कैप आईटी को हर रैली में शॉर्ट करें। अगर आपको इस मार्केट में कोई शॉर्टिंग कैंडिडेट चाहिए तो वो लार्ज कैप आईटी है, और ये व्यू 6 महीने हो गए अब इस व्यू को, और 6 महीने से आप देख लीजिए निफ्टी आईटी में किस तरीके का व्यू रहा है। इवन जब वो रैली आई थी ना जिसमें लोग काफ़ी फंसे हैं, बुरी तरीके से फंसे हैं, वो टीसीएस की रैली हो चाहे इन्फोसिस की रैली हो, सारे वापस 52 वीक लो पर आ गए। रैली हुई 5-5% की, गिर गए उसके बाद वो 10-10% वहाँ से। तो यही मेरा व्यू निफ्टी आईटी पर रहा है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है ना, बैंक निफ्टी में अब तरीका क्या है, बैंक निफ्टी की बेस्ट तरीका है हर डिक्लाइन में आप ईटीएफ लें। अगर आपका 3 साल का नज़रिया है, बैंकिंग स्टॉक्स की वैल्यूएशंस माउथ वाटरिंग है। एसबीआई भी गिरने के बाद रीजनेबल वैल्यूएशन पर आ गया। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक सिर्फ इसलिए गिरते हैं क्योंकि वो एफआईएस की लगातार सेलिंग रहती है, और बाकी बैंक्स भी रीजनेबल वैल्यूएशन पर हैं। तो जब भी ये सेलिंग एब्जॉर्ब होगी, मुझे लग रहा है कि बड़ा मूव आएगा। इसमें रिस्क क्या है, ये मैक्रो रिस्क डॉलर रुपी का और ब्रेंट क्रूड का, अगर ये इसी तरीके से रहा क्या एक बार वापस बैंक निफ्टी 50,000 आ सकता है, शायद आ सकता है। मुझे मतलब इसका बहुत ज़्यादा अंदाज़ा लगाना टफ होगा, लेकिन वो आपके लिए एक सॉर्ट ऑफ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी एज एन इन्वेस्टर। चलिए अब आते हैं आज के कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर। रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स, इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं रफ्तार का घोड़े स्टॉक्स पे। आज एक्चुअली रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स ही हैं, ज़्यादा फिसड्डी स्टॉक्स हैं ही नहीं। डिक्सन टेक, और डिक्सन टेक आज का हीरो 8% ऊपर, और ये बात मैं आई थिंक कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ ने आपको आज सही सलाह दी। किसी और चैनल पर आपको ये आज नज़रिया नहीं सुनने को मिला होगा। हाँ। और अगर आज आपने इसको शॉर्ट किया होता तो बुरे फंसते। और एक व्यू ये था कि शॉर्ट करेंगे तो फंसेंगे, और हिम्मत हो तो लॉन्ग करिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, रिजल्ट्स का निष्पक्ष एनालिसिस और एकदम इम्पार्शियल एनालिसिस सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ पर हो सकता है। श्रेया, उसके बाद भी हम गलत पढ़ते हैं, क्योंकि एक कभी हम ये दावा नहीं करते कि सब चीज़ सही है। मैक्स पे हम गलत पड़े आज। फॉर एग्जांपल मैक्स पे मेरा व्यू था कि मैक्स के नंबर अच्छे हैं, मैक्स आज अच्छा चलना चाहिए, नहीं चला मैक्स अच्छा, लेकिन वो एक बार मैक्स भी दिखा दीजिए, मैक्स हेल्थ, मैक्स फाइनेंशियल, मैक्स नहीं चला आज, तो मैं मानता हूँ कि मेरा व्यू मैक्स पे गलत पड़ा। लेकिन एनालिसिस जो था, डिक्सन का जो एनालिसिस था फॉर एग्जांपल, वो डिक्सन पर आई थिंक व्यू एकदम, बिकॉज हम जो ना व्यूअर्स के बारे में सोचते हैं और उस हिसाब से एक व्यू लेते हैं, और यही कारण है कि आज इस तरीके का हम व्यू ले पाए। वोडा आइडिया दूसरा स्टॉक है। वोडा आइडिया हमारा आज का स्पॉटलाइट था, और आपको याद होगा एक तो बोर्ड मीटिंग से पहले इसकी बाइंग है, थोड़ी सी मार्केट को एक उम्मीद आ रही है कि कोई ना कोई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट आएगा बड़ा वाला, उस वजह से स्टॉक में रैली आ रही है।
वोडाफोन आइडिया का 1 साल का चार्ट रखिएगा। ये एक ऐसा स्टॉक है जिस पर हमने एकदम सही समय पर नेगेटिव व्यू रखा, काफ़ी समय तक लोगों को बचा के रखा। वो जब बड़े बड़े टारगेट्स दिए जा रहे थे इस पर 25-40 वगैरह के, हमारा व्यू था कि 6 रुपये तक जा रहा है स्टॉक, और 6-7 रुपये से हम पॉजिटिव हुए थे स्टॉक पर, और पिछले 3-4 महीनों से पॉजिटिव थे। आज भी सुबह स्पॉटलाइट में आया था क्योंकि साफ दिख रहा था कि कल की गिरावट के बाद आज एक अच्छी रैली के लिए तैयार है। वेदांता कल से हमारे बिग स्टॉक में शामिल है, आपको कारण के साथ समझाया था कि ये स्टॉक क्यों चलेगा। आज भी देखिए अच्छा मूव है यहाँ पर। और बायोकॉन देखिए आप, और बायोकॉन कल हमने चार्ट जीपीटी में पहला स्टॉक लिया था। ये प्योरली टेक्निकल मूव है, ये प्योरली टेक्निकल मूव है। चार्ट्स बता रहे थे कि ये स्टॉक चलने को तैयार है। कल चला 3% और आज चला 7%, तो शानदार मूव यहाँ पर भी आया। चलिए अब श्रेया आज के कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम क्रम समझ लेते हैं, फिर कॉल्स की शुरुआत करेंगे। ओके, क्योंकि मार्केट सर इन ग्रीन है तो शुरुआत करेंगे तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ। कहाँ सबसे ज्यादा आज के सत्र में खरीदारी होती हुई नजर आई है आपके स्क्रीन पर होगा। एशियन पेंट्स, पूरा पेंट सेक्टर का सेंटिमेंट सुधरा हुआ है। बर्जन पेंट्स के नंबर आए, शानदार नंबर्स, और पूरा पेंट सेक्टर आप देखें तो फोकस में 5% की रैली यहाँ पर देखने को मिलेगी। अदानी एंटरप्राइजेस 4.5% चढ़ गया। सिप्ला 4% से ज्यादा की तेजी। फार्मा स्पेस भी फोकस में, और BEL भी देखिए 3.5% तेज है आज के सत्र में। सेल यहाँ पर भी नंबर्स अच्छे थे और लगभग 14% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। खरीदारी हुई है। डिक्सन टेक के नंबर्स के बाद देखिए लगभग 8% चल गया ये। वोडाफोन आइडिया बोर्डरूम बैठक से पहले यहाँ पर लगभग 8% का मूव है। वेदांता आज का बिग स्टॉक देखिए 5.5% की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस अच्छे मार्केट में भी कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। पावरग्रिड ये 2% लुढ़का। आयशर मोटर्स का पूरा ऑटो स्पेस थोड़ा कमजोर नजर आएगा आपको। 2% का डेंट यहाँ पर भी। महिंद्रा एंड महिंद्रा टूट गया 1% ज्यादा। और टेक महिंद्रा में आज मुनाफा वसूली। इनफैक्ट पूरा IT स्पेस आपको थोड़ा नीचा कामकाज करता हुआ नजर आएगा। मैक्स फाइनेंशियल नतीजों का असर ये लगभग 3.25%। टाटा पार 2.5%। उनो मिंडा लगभग 1.5% और डाबर भी लगभग 1.5% की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है आज के सेशन में। आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम में होगा क्या वो समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ हैं जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के गौरांग शाह जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, चंदन तापड़िया, विकास सालुंखे, अमित सेठ और अरुण कुमार मंत्री जी से। 2:20 पर नुपुर जैनकुनिया बताएंगे आपको कि आज डिक्सन टेक हीरो ऑफ द डे क्यों बना। 2:30 बजे वोडाफोन आइडिया पर बुल वर्सेस बेयर लेकर हाजिर होंगे नुपुर और आशीष। 2:40 पर नुपुर बताएंगे कि पेंट शेयरों में क्यों है तेजी। 2:45 पर JSW स्टील और यूनाइटेड स्पिरिट्स के नतीजों का अनुमान बताएंगे आशीष। साथ ही दीपाली राणा बताएंगे आपको टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के नतीजों का प्रीव्यू। साथ ही हैल और वोल्टास का अनुमान बताएंगे नुपुर। 2:55 पे बिग मार्केट वॉइस में मासा जोड़ेंगे कैपिटल माइंड के फाउंडर एंड CEO दीपक श्रीनॉय जी। और 3:10 पे एनर्जी से स्ट्रैटेजी लेंगे। 3:15 पे होगा डीलिंग रूम चेक और 3:20 पे होगा BTST STPT कॉल्स। ओके चलिए पैनल तैयार है हमारा और आज के ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून फेलो पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। मेरा स्टॉक है इस वक्त, आई थिंक बुलिश स्टॉक है, वो है एशियन पेंट्स। इसका सेटअप सही है। 2 दिन का करेक्शन है और फास्ट रिबाउंड मिला। 2 दिन का, एक दिन ने 2 दिन को खा लिया। अब ट्रेड कर रहा है 2624। स्टॉप लगाएंगे सिर्फ 24 रुपीज का और टारगेट रहेगा 2700, मतलब 1:4। हो सकता है कल तक चला जाए, लेकिन एशियन पेंट्स में तेजी नजर आती है। जय एशियन पेंट्स के नंबर में तेजी और बजर के नंबर्स ने इस पूरे स्पेस को ड्राइव किया। प्रकाश ने पिक किया एशियन पेंट्स। मानस आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी NMDC पे खरीदारी करने की राय रहेगी। NMDC 2 दिन पहले 10-20 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला था, लेकिन आज बढ़िया रिकवरी देखने को मिल रही है। स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो NMDC में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 89.50 के स्टॉप लॉस लगाने हैं और 95 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 90 वाला कॉल ऑप्शन 3.5 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आप ₹1.90 ₹1.90 का स्टॉप लॉस लगा लें। 6.5 रुपए के टारगेट सेट कर लें। डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। NMDC मेटल पैक फोकस में मानस जी की पिक हो गई है। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपकी पिक क्या होगी? जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेंद्र जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा नालको में। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा पुल बैक आया था। स्टॉक ने ऑलमोस्ट एक सपोर्ट लिया है 50 डेमा पे और वहां से हम एक अच्छा खासा रिवर्सल देख रहे हैं। वॉल्यूम्स को अगर हम देखें तो 2-3 दिनों के वॉल्यूम्स को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। तो एक अच्छे पॉइंट से यहाँ पे हम एक पुल बैक जनरेट हो रहा है, तो इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 404 का और टारगेट्स लगभग रहेंगे 417 रुपए के। नालको ये हो गई अमित जी की ट्रेड। शानदार मूव है मेटल स्टॉक्स में।
अब चलते हैं अरुण जी के पास और जानते हैं उनकी ट्रेड क्या रही है। अरुण जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून अनुज सर एंड गुड आफ्टरनून टू सभी पैनलिस्ट। टाटा स्टील के साथ ही जाना चाहूंगा, मेटल सेक्टर में ही ब्रेकआउट है। 215 के ऊपर टाटा स्टील ने ब्रेकआउट कंफर्म किया है और 217 के आसपास चल रहा है। इसको बाय करने की सलाह रहेगी। 214 का स्टॉप लॉस रहेगा और 225 तक के टारगेट्स टाटा स्टील में देखने को मिल सकते हैं। ओके, टाटा स्टील 217.55 पे आपका लॉन्ग कॉल। अब चलते हैं विकास जी के पास। विकास जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखो, मेरा यहाँ पे सेल कॉल रहेगा बीएससी पे। बीएससी फ्यूचर यहाँ पे सेल करना है। हालांकि लास्ट 4 से 5 दिन में हमने देखा है कि ओवरबॉट जोन में ऑलरेडी एक काउंटर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है और डाउनवर्ड ट्रेंड चैनल जो 60 मिनट्स में देखने मिल रहा है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इस काउंटर को देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है 3970 का स्टॉप लॉस लगाना है फ्यूचर में। नीचे में 3800 के आसपास का मुझे लगता है एक डाउन साइड देखने मिल सकता है, एक रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है। तो बीएससी को यहाँ पे सेल करना है 3800 के टारगेट के लिए। 3970 का स्टॉप लॉस रहेगा। और ये जो कॉल है हमने हमारे निर्मल बंग में भी रिकमेंड कर चुके हैं, तो हमारा व्यू यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस और प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकती है। बीएससी 1.5% अप है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, तो यहाँ पे बिकवाली कीजिए आप। बीएससी इकलौता सेल कॉल आया है आज का विकास जी की तरफ से। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं। फटाफट से एक रीकैप। गाबर सर ने एशियन पेंट्स चुना है खरीदारी की राय। टॉप गेनर बना हुआ है ये। 2700 के टारगेट हैं, 2600 का स्टॉप लॉस लगाना है। मानस जी कह रहे हैं कि एनएमडीसी के साथ जाएंगे और मेटल पैक में अच्छी स्ट्रेंथ है भी, तो ज़्यादातर स्टॉक्स अगर आप देखें आज पैनल ने मेटल पैक से ही पिक किए हैं। 95 की टारगेट है, 89.50 का स्टॉप लॉस लगाना है। उसके अलावा अगर आप बात करें, अमित जी ने नैल्को चुना है अगेन इस स्पेस से और शानदार रैली यहाँ पर भी। 417 के टारगेट हैं, 404 का स्टॉप लॉस। अरुण जी कह रहे हैं कि टाटा स्टील में स्ट्रेंथ सुबह से ही है, तो आज फिर से टाटा स्टील इस वक्त की पिक होगी उनकी। 225 के टारगेट के लिए 214 का स्टॉप लॉस लगाइए। और आखिर में विकास जी ने बीएससी पर सेल दिया है। अच्छी आउट परफॉर्मेंस बीएससी में देखने को मिली, लेकिन उनको लगता है कि इन लेवल्स पर अब प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो 3800 के नीचे के टारगेट के लिए आप इसे बेचें और 3970 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो ये समझ लेते हैं गौरांग जी से। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया। गौरांग जी म्यूट हैं आप, अनम्यूट कर लें। क्षमा चाहता हूं श्रेया जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को और आप सभी को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो रक्षा क्षेत्र में फिर से, और ये मेरी निजी राय भी है श्रेया जी, के स्थानीय मार्केट से ऑर्डर तो काफी सक्षम और मजबूत आएंगे, लेकिन जो एक्सपोर्ट मार्केट में अब अवसर आएंगे उसको लेकर के हमें लग रहा है कि रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों में एक बेहतर परिवर्तन आते दिखेगा, न तो सिर्फ नतीजों में लेकिन जो शुद्ध मुनाफा है वहां पर भी, और उसके आधार पर शायद जो लक्ष्यांक है कुछ कंपनियों के उसमें ऊपर की तरफ के परिवर्तन से। इसी तर्क के आधार पर हमने पहले भी चर्चा की थी और एक करेक्शन के बाद थोड़ा बहुत संभलता हुआ नजर आ रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का शेयर बीईएल साझा निवेश का नजरिया है हमारा, और ये कंपनी जिस प्रकार के इनके पास ऑर्डर बुक है, एग्जीक्यूशन की जो तीव्रता है इनके पास, रन रेट वो भी काफी ऊपर की तरफ है और भविष्य में इस कंपनी को और भी यहाँ पर ऑर्डर मिलेंगे। एक अनुमानित लक्ष्यांक मैं आपको बताता हूं, आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं, वो करीबन 500 के पार का अनुमानित लक्ष्यांक है और रिस्क रिवॉर्ड इस तरह से काफी फेवरेबल है। यानी कि अगर आप निवेश करते हैं लंबी अवधि के लिए, इस तरह से शुरुआत कीजिए, गिरावट पर जुड़ते जाए तो नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित। ठीक है, बीईएल आज गेनर्स में शुमार भी है और डेज हाइपर कर रहा है कामकाज। डिफेंस एज ए स्पेस रहेगा फोकस में, उसमें भी अगर आप देखें तो बीईएल पसंद आ रहा है गौरांग जी को। खरीदारी की राय इन स्तरों पर 430 के लेवल पर 0.4% अप है। एक बार निफ्टी लेकर आइएगा और साथ ही कुछ थीम्स आज मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। सर, एक तो मेटल स्पेस की हमने चर्चा कर ली, सीमेंट अगर आप देखें, डिफेंस की लगातार चर्चा हुई है, और ईएमएस स्पेस डिक्सन ने तो आज लीड किया ही है, लेकिन एम्बर, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, इसके भी हमने लगातार चर्चा की है। तो ये सारी थीम्स अब भी फोकस में रहेंगे सर? सब थीम्स फोकस में रहेंगे। मुझे तो ना टाइटन का चार्ट देखकर बहुत हंसी आ रही है, सच बताऊं तो टाइटन का चार्ट देखकर मुझे बड़ी हंसी आ रही है। खैर एनीवे, अब देखिए क्या है ना, ये कहते हैं पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। और आई थिंक आज सुबह हमने तो प्रिपेयर कर दिया था, हमें तो पता था कि टाइटन नहीं गिरेगा आज, सवाल ही नहीं उठता। 2 दिन में गिर गया था 10%। अब उसके बाद थोड़ा ना कोई आप वेट करेंगे कि उसके बाद आप शॉर्ट करें, सब कुछ हो जाए उसके बाद आप शॉर्ट करें। जब प्राइम मिनिस्टर ने 3 दिन पहले बोल दिया था, वार्निंग दे दी थी आपको
कि गोल्ड नहीं खरीदना है 1 साल, तो उस दिन शॉर्ट था, कल्याण उस दिन शॉर्ट था। आज तो शॉर्ट बनता ही नहीं था, आज तो पैसा बना है बाय करके। और सच बताऊं तो आज, और कल्याण को तो खैर मैं अवॉइड इसलिए किया था क्योंकि थोड़ा सा वैसे ही फंडामेंटली वीक स्टॉक है, लेकिन टाइटन तो आज ब्लाइंड बाय था। इसमें तो किसी को कोई सोचना ही नहीं चाहिए था श्रेया, कि मतलब कोई सोच विचार भी करना है। इसमें सेल का व्यू ही नहीं आना चाहिए था आज सिर्फ इसमें बाय का व्यू आना चाहिए था। खैर एनीवे, डिक्सन टेक मेरे ख्याल से आज का क्लियर कट हीरो ऑफ द डे है। और देखिए आज सुबह सुबह हमने आपको बताया था कि स्टॉक भागेगा और अच्छा भागेगा, और 8.5% ऊपर वायदा का सेकंड टॉप गिरा, और एक्चुअली टॉप ही माने क्योंकि सेल तो बैन में है। क्यों मना हीरो ऑफ द डे, नूपुर से जान लेते हैं। क्या हुआ नूपुर, एकदम से भाग गया स्टॉक तो 8%? बिल्कुल सर, मैनेजमेंट की कमेंट्री एक्चुअली जो आई ना वो काफ़ी पॉजिटिव है। सुबह से लगातार सीएनबीसी आवाज़ पे हमने आपको बताया भी है कि आज एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगा। रिपोर्टेड नंबर्स अगर देखें तो आय में 2% की बढ़त आती हुई दिखी थी। 10,510 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू रहा है। Q4 में कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो हल्की कमजोरी थी, 8% की कमजोरी थी, लेकिन अनुमान मुताबिक ही यहाँ पर कामकाजी लेवल पे मुनाफा आया है। मार्जिन देखे तो 4.3% के मार्जिन घट के 3.9% रह गए थे, और मुनाफा देखे तो 401 करोड़ से घट के 256 करोड़ के आसपास आते हुए नजर आया। लेकिन बाजार को पसंद आया मैनेजमेंट की कमेंट्री। सबकी नजरें वीवो जेवी पर ही अटकी हुई है, और पिछले कई दिनों से ये बाजार मान के चल रहा था कि शायद कुछ दिक्कत इस जेवी में हो रही है जिसकी वजह से मंजूरी नहीं मिल पा रही है। लेकिन आज मैनेजमेंट ने बिल्कुल क्लियर इस पर भरोसा जताया कि ये जो जेवी है ये जल्द कंपनी को मिलती हुई दिखेगी। FY27 में स्मार्टफोन के वॉल्यूम्स 3.2 करोड़ यूनिट के आसपास रहने का अनुमान है। स्मार्टफोन के प्राइजेस में भी 12 से 15% की बढ़ोतरी देखने की उम्मीद है, और ये जो वीवो की जेवी की मंजूरी जब मिलेगी उसके बाद 2 से 2.25 करोड़ यूनिट का बड़ा योगदान कंपनी के फाइनेंशियल्स में ये देती हुई नजर आएगी। बैकवर्ड इंटीग्रेशन कंपनी ने काफ़ी कुछ किया जिसकी वजह से आने वाले सालों में 40 से 50 बेसिस पॉइंट मार्जिन सुधरने की उम्मीद है। तो डेफिनेटली 4% से ऊपर के मार्जिन जाते हुए आपको नजर आएंगे। कंपनी ने जो केपेक्स किया है उस पर भी फंडिंग को लेकर पूरा कॉन्फिडेंस बना हुआ है। एक्विजिशन को लेकर भी फंडिंग जो है वो इंटरनल अक्रूवल से ही आती हुई दिखेगी। हालांकि ब्रोकरेज हाउस का व्यू जो है वो काफ़ी मिला जुला है। मोतीलाल का काफ़ी पॉजिटिव व्यू है, टारगेट प्राइस भी 14,600 के। उनका मानना है कि वीवो जेवी को मंजूरी मिलते ही सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट इस कंपनी के लिए यही रहेगा। हालांकि CLSA का मानना है कि छोटी अवधि में जो मेमोरी की कीमतें हैं उसकी वजह से कि इम्पैक्ट देखने को मिलेगा नतीजों में। जेफरीज का भी यही मानना है कि पिछले 6 महीने में 35% स्टॉक गिर चुका है, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन अभी भी 51 के ऊपर है। तो मिला जुला व्यू है ब्रोकरेज हाउस का, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री स्पेशली वीवो जेवी को लेकर काफ़ी पॉजिटिव आई है। जी हाँ, इस जेवी को लेकर कमेंट्री, और हालांकि जैसे कि नूपुर ने बताया हाउस व्यूज बहुत मिश्रित मिले हुए हैं। गौरांग, आपकी राय क्या है? और मैं तो एक और चीज़ देख रहा था, 40 to 50 बेसिस पॉइंट का एक मार्जिन एक्सपेंशन भी बहुत बड़ी बात है डिक्सन के लिए, जो कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन से जो बेनिफिट्स होते हैं वो अल्टीमेटली पुश करेंगे मार्जिन्स को। आपका डिक्सन पे व्यू क्या है? और एक बात और, इस बात को मद्देनजर रखते हुए एक बड़े प्राइस डैमेज के बाद इस प्रकार के नंबर्स। वीरेंद्र, आपको भी सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देता हूं जो कि मैं पहले भूल गया था, कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जोजो अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव, लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। संभव है कि उनका निवेश हो। पूरा क्षेत्र वीरेंद्र हमें काफी अच्छा लगता है। ये देखिए, छोटी मध्यम अवधि में कुछ खबरों को लेकर के या कुछ नीतियों को लेकर के हो सकता है यहाँ पर दबाव आए, लेकिन जिस प्रकार से सरकार की जो पूरी नीति है इस क्षेत्र के लिए, EMS चिप, सेमीकंडक्टर, PCBs, आत्मनिर्भरता तो एक समय पर होगी वीरेंद्र, लेकिन ऐसा समय मुझे आता हुआ दिखता है कि शायद हम पहले जो पूरे दुनिया भर से आयात करते थे, तो ऐसी परिस्थिति होगी कि हम यहाँ से निर्यात करेंगे दुनिया भर को। अब जो जिस तरह की कैपेसिटी सरकार की तरफ से सुनने में आ रही है और जिस प्रकार से मैनेजमेंट की टिप्पणियों ने, क्षेत्र काफी अच्छा लगता है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक सक्षम और मजबूत कंपनी है इस क्षेत्र की। कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इस क्षेत्र से जुड़ी हुई 3 कंपनियों पर खरीदारी की राय है: एम्बर एंटरप्राइजेस, CG पावर और PG इलेक्ट्रोप्लास्ट। और मुझे लग रहा है कि जो PLI स्कीम है उसका आने वाले समय में जो नतीजे आएंगे उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आपको आता हुआ दिखेगा। ओके, तो गौरांग जी की राय है EMS सेगमेंट पे सीक्वेंस ऑफ स्टॉक रखा। और गौरांग जी, मैं आपको एक बात बता दूं, आप भले ही डिस्क्लेमर देना भूल जाएं, डिस्क्लोजर देना भूल जाएं, हमारी टीम नहीं बोलती,
आपके बिना कहे पहले ही चिपका दिया था सर, है ना? आप चिंता मत कीजिए, इस बात को लेकर आप आश्वस्त रहिए। चलिए अब कुछ और स्टॉक्स लेते हैं। कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ, मैं ये कह रहा था वीरेंद्र कि मेरी कंप्लायंस टीम सभी शोज देखती है और रेगुलेट करती है, और अगर मैं नहीं बताता हूँ तो मेरे लिए दिक्कत खड़ी हो जाती है, इसलिए मुझे आप बताते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, ये हमारी तरफ से दुरुस्त रहेगा, आप चिंता मत कीजिए। खैर अब डिक्सन से बाहर निकल के आते हैं, एक दो स्टॉक्स को और ले लेते हैं यहाँ पर। आई मीन ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से टाटा स्टील इस बीच अगर आप देखें डे हाई पर आके प्रोसीड करता हुआ टाटा स्टील, और एक बार लेके आइए आप फार्मा स्पेस में निफ्टी। अच्छा आप जरा प्लीज़ एक बार निफ्टी मेटल इंडेक्स रखिए, क्या शार्पनेस और क्या मूव आ रहा है इस वक्त निफ्टी फार्मा में, डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। अच्छा एक चीज़ और लेके आइए अब आप, ऑरबिंदो फार्मा। मेरे स्क्रीन पे जो ओआईज में एक सब्सटेंशियल हाइक्स हो रहे हैं, यानी ओआईज जहां बढ़ रहे हैं, उसमें एक स्टॉक है ऑरबिंदो फार्मा 1509, अ क्लासिकल राउंडिंग बॉटम। मानस आपकी राय क्या है? क्या ये 1586 की तरफ बढ़ रहा है? क्या ये सितंबर 24 के स्विंग हाइस को टेस्ट करने की तैयारी कर रहा है मानस? देखिए, एक बहुत ही स्ट्रांग अप ट्रेंड में है, एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है क्योंकि 3-4 दिन से कंसोलिडेशन देख रहे थे। जिस तरह के पैटर्न्स अभी बने हैं उसको देख के लग रहा है कि फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा, तो 1490 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर एक ट्रेड लिया जा सकता है। 1550 1560 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, ऑरबिंदो फार्मा पे ये व्यू हो गया, फार्मा एज अ स्पेस, मेटल, और हमने पूरा ईएमएस स्पेस की बात कर ली है। लेकिन एक बार सीमेंट भी रखेगा स्क्रीन पर। अंबुजा सीमेंट 3% ऊपर नजर आएगा, ग्रासिम 2% ऊपर है, ओरिएंट सीमेंट, इंडिया सीमेंट, एसीसी, जेएसडब्ल्यू सीमेंट। तो सीमेंट एज ए स्पेस भी अच्छा खासा यहाँ पर मूव देखने को मिल रहा है, फोकस में है, और लगातार इसकी भी चर्चा हुई है। प्राइस हाइक का एक बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं इस पूरे स्पेस से। तो बताइए अमित जी, सीमेंट में एक स्टॉक पिक करना हो तो वो कौन सा होगा? क्या जी, जितने भी स्टॉक्स देखें यहाँ पे ग्रासिम का स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है, बिकॉज ग्रासिम में हमने ऑलरेडी एक मूव देखा है, देयर इज अ ट्रेंड इन प्लेस, एक अच्छा खासा इसमें राइज देखा था और एक पुल बैक आया टुवर्ड्स 10 EMA, और आज हम इसमें फिर से एक मूव देख रहे हैं विच इज बैक्ड बाय वॉल्यूम्स। तो ग्रासिम में एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है, स्टॉप लॉस रखेंगे 2930 का और टारगेट्स रहेंगे 3020 रुपए के। ग्रासिम यहाँ पर आ गई एक लॉन्ग कॉल। अब चलिए चंदन जी को जोड़ लेते हैं। चंदन जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड आज के लिए। जी नमस्कार। देखिए, कहीं ना कहीं मेटल माइनिंग काउंटर पे फोकस है, जिस हिसाब से प्रीशियस मेटल और सारी कमोडिटीज में मोमेंटम हुआ है। टाटा स्टील पे यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। वैसे देखें तो लगभग 18-20 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ, आज एक परफेक्ट बुलिश बेल्ट होल्ड बना है। डेरिवेटिव्स डेटा सेटअप की बात करें तो यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग लॉन्ग बिल्ट के बाद अब शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। 220 की कॉल में अनवाइंडिंग और पुट में राइटिंग बन रही है, तो टाटा स्टील पे खरीदारी की सलाह होगी। 214 का सपोर्ट होगा, ऊपर में लगभग 228 तक के टारगेट टाटा स्टील में बनने चाहिए। ओके, टाटा स्टील हो गई, तो ये तो पसंदीदा स्टॉक हो चुका है। आज 2 बार हमारे पैनल ने पिक कर लिया है टाटा स्टील, सुबह से ही फोकस में है हमारे पैनलिस्ट के। वक्त हो रहा है टॉप 3 कैश कॉल्स का। गाबसर, विकास जी और अमित जी से लेंगे हम कैश कॉल्स। तो गाबसर बताइए, कैश में कौन सा काउंटर आया रेडार पर? गॉडफ्रे फिलिप्स। गॉडफ्रे फिलिप्स मुझे पसंद है इस वक्त, 2426 पर ट्रेड कर रहा है गॉडफ्रे फिलिप्स। टॉप लगाएंगे करीब 2400, करीब 26 रुपए। टारगेट 2500 का होना चाहिए, हो सकता है 1-2 दिन लगे, लेकिन ये गॉडफ्रे फिलिप्स। गॉडफ्रे फिलिप्स प्रकाशर की कॉल है 24 से 27 पे। विकास जी आपका कैश कॉल क्या रहेगा? मुझे लगता है कि आइनॉक्स विंड यहाँ पे स्ट्रांग है, जिस हिसाब से एक रिट्रेसमेंट देखने मिली थी, तो 95 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है। 106 के आसपास के टारगेट मुझे लगता है वापस यहाँ पे देखने मिल सकते हैं, तो आइनॉक्स विंड यहाँ पे बाय करना है। आइनॉक्स विंड यहाँ पर बाय करना है, ये हो गई ट्रेड। अमित जी आपकी ट्रेड कैश में? जी अनुज जी, मैं एनटीपीसी ग्रीन के साथ जाऊंगा। एनटीपीसी ग्रीन में रिसेंटली आप देखिए तो एक रैली आई थी टुवर्ड्स 118-119 लेवल्स, उसके बाद एक पुल बैक आया और कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद 10 और 20 डेमा पे, और वहीं से हम एक वापस एक राइज देख रहे हैं विद स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। तो एनटीपीसी ग्रीन बाय करना है, स्टॉप लॉस रहेगा 108 का और टारगेट्स रहेंगे 120 के। ओके चलिए, ये हो गई कैश कॉल्स। अब आते हैं आज के एक और बड़े स्टॉक ऑफ द डे पर। जी हाँ, वोडाफोन आइडिया आज सुबह स्पॉटलाइट में मेंशन था, और खैर न्यूज़ भी थी यहाँ पर कि एक बोर्ड मीटिंग हो रही है 16 तारीख को। आपको याद होगा पिछले हफ्ते खबर आई थी कि कुमार मंगलम बिरला वापस आ गए हैं बोर्ड पर, भले ही नॉन एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में, और एजीआर पर भी पॉजिटिव खबरें आई थी लगातार। स्टॉक अपने 52 वीक लो से डबल हो चुका है अब ऐसे में, और एफपीयू प्राइस के ऊपर सेटल हो चुका है। ऐसे में वापस फोकस में है,
और क्योंकि ये स्टॉक पिछले एक महीने में 36% भागा है, तो इसके लिए हम वापस बुल और बेयर कर रहे हैं। इस पर हम पहले कर चुके हैं। पहले कौन बुल था? पहले सर सेम ही है। सेम ही है, हाँ पहले, हाँ मुझे याद है नूपुर ही बोलती, तो शायद इसीलिए नूपुर ने इतने एक्साइटमेंट में बोला सेम ही है, क्योंकि वो तो उसके बाद स्टॉक काफ़ी भागा है ना, तो नूपुर उसके लिए पहले ही प्रीएम्प्ट कर रही है। चलिए नूपुर, फिर आपसे शुरुआत करते हैं ना। बिल्कुल सर, 6 मार्च के दिन हमने ये बुल वर्सेस बेयर किया था और वहाँ से देखे तो स्टॉक ऑलमोस्ट 50% की रैली दे चुका है। आशीष, लगातार आप पिछले हफ्ते से पॉजिटिव खबरें इस स्टॉक पे कवर कर रहे हैं और आपकी दाद देनी चाहिए कि आज आप बेयर बने। एफबीओ प्राइस के ऊपर ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है और 16 तारीख के दिन बोर्ड बैठक है जहाँ पे फंड रेजिंग पर जो है वो विचार होने वाला है कंपनी का। फंड रेजिंग की हिस्ट्री बताओ ना। फरवरी 2023 से मार्च 2025 करीबन 80,000 करोड़ की फंड रेजिंग सक्सेसफुली कंपनी कर चुकी है, तो काफी पॉजिटिव है। पर मुझे इस फंड रेजिंग से बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मैं नंबर ऑफ शेयर्स देख रहा था, 1,08,000 करोड़ के इनके पास नंबर ऑफ शेयर्स हो गए हैं। इतनी नंबर ऑफ शेयर्स है, अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे निकल कर आएगा? आप रेवड़ियों की तरह शेयर बांटते जा रहे हैं, फंड रेजिंग करते जा रहे हैं। अगर आप इक्विटी के माध्यम से फंड रेजिंग करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, और एडिशनल शेयर इशू होंगे। एजीआर का बकाया था वो इक्विटी में हो गया, आगे और आप देखें तो निवेशकों को आप इक्विटी इशू करेंगे। चलिए, अगर आपने डेट ले लिया तो डेट का भुगतान करने के लिए और डेट ले रहे हैं, तो क्लासिकल ट्रैप हो गया ना। अरे कंपनी ग्रो भी तो कर रही है ना, वो तो आपने पॉइंट मिस ही कर दिया। फाइनली जाके 5G सर्विसेज कंपनी की लॉन्च हो रही है, 29 सिटीज में होगी ये। 29 सिटीज में पहुंच गई है। 17 प्रायोरिटी सर्कल्स यहाँ पर जो है। बहुत पीछे नुपुर मत बताओ ये आंकड़ा। मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि एक्वा लाइन में से वोडाफोन का नेटवर्क आता है। सिर्फ एक्वा लाइन से काम चल पाएगा क्या? मेरे महीने के 400 की रिचार्ज पे चल पाएगा वोडाफोन आइडिया? अभी तो चला है ना, करीबन 42% टू बी प्रिसाइज पिछले एक महीने में स्टॉक भागा है। लेकिन कंपटीशन से बहुत पीछे है। स्टॉक में तेजी आ रही है, नो डाउट, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ इस बात को, लेकिन आप टक्कर ले रहे हैं भारती एयरटेल से, आप टक्कर ले रहे हैं वोडाफोन आइडिया से। आपको पहले गड्ढा अपना भरना पड़ेगा, फिर ग्रोथ आएगी ना उसके लिए। कुमार मंगलम बिरला जी अब आ चुके हैं और वही नॉन एग्जीक्यूटिव रोल है, सिर्फ सेंटिमेंट। फंड रेजिंग में लीड भी शायद बिरला ग्रुप ही करने वाली हो। काफी खबरें ये निकल कर आ रही है। आशीष, आपने ग्रोथ की बात की, आप वन ऑफ द कस्टमर से वोडाफोन के, इतना बेयर होने के बाद आपने उसका साथ नहीं छोड़ा और इस बार तो नेट एडिशंस यहाँ पर हो गए। फेब मार्च में देखे तो 21,900 से ज्यादा यहाँ पे एडिशंस होते हुए नजर आए। लगातार हर महीने हम चर्चा करते हैं कि खोया, हाँ, जीरो तो नहीं हुआ। आप अग्री तो कर रहे हो ना? देखिए, जीरो तो नहीं होगा क्योंकि बेस बड़ा है आपके पास, लेकिन सिर्फ 2 महीने आपके पास पॉजिटिव डेटा है। एटलीस्ट 6 महीने का तो ट्रैक रिकॉर्ड हो कि हाँ, लगातार वोडाफोन आइडिया अब नए ग्राहकों को जोड़ रहा है। सिर्फ 2 महीने में इतना बड़ा टर्न अराउंड क्योंकि स्टॉक चल रहा है। 2 महीने से टर्न अराउंड होते होते 6 महीने कब निकल जाएंगे आशीष? समय लगता है, समय लगेगा और आपको पता चलेगा जब 100% स्टॉक रिटर्न दे चुका होगा। लेकिन आपने एजीआर के कंसर्न्स उठाए तो वहां पर भी एक रिलीफ मिल गई, जो कि काफी पॉजिटिव है स्टॉक्स के लिए। और लगातार ना एक हफ्ते से इस कंपनी के लिए पॉजिटिव खबरें आई। एजीआर का रिलीफ है, स्टॉक का प्राइस तो ऐसे भाग रहा है जैसे एजीआर पूरा का पूरा माफ कर दिया है। अच्छा, बाकी का डेट, बाकी के ड्यूज, केपेक्स, उसका क्या होगा? कहां से आएगा इतना पैसा? 64,000 करोड़ का तो आपको एजीआर बकाया देना है। आप बता रही हैं कि सब्सक्राइबर एडिशन हो रहा है। 2 साल में कंपनी 80,000 करोड़ रेस करके कन्वर्ट कर सकती है, तो ये तो छोटा सा कन्वर्ट किसमें करेगी फिर? और एडिशनल इक्विटी में और कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे, कैसे चल पाएगा? अच्छा, अब कंपटीशन की बात कर लेते हैं। मैं आरपूस देख रहा था, पिछड़ गई है कंपनी, कैसे ग्रो करेगी यहाँ से? एक तो कॉम्पिटिटिव एज है नहीं इनके पास। देखिए, भारती एयरटेल की 260 रुपए के करीब का आरपू है, इनकी सिर्फ 186 रुपए की है। इसलिए मतलब तो इसके कस्टमर बने हुए ना। अभी तो इतना गैप है। जब आरपू में और जब प्राइस हाइक लेना शुरू करेगी तो डबल इम्पैक्ट पॉजिटिवली होगा। जब एजाज के ड्यू पीछे रह जाएंगे, फंड रेजिंग होगी और जो ये गैप ब्रिज होगी और नेट एडिशंस होंगे सब्सक्राइबर के, तो आप देखिएगा 12-13 रुपए का शेयर शायद डबल भी हो जाए। बिल्कुल। काफी इंटरेस्टिंग डिबेट है वोडाफोन आइडिया की। लेकिन सर, जो इन्वेस्टर्स है, लॉयल इन्वेस्टर्स वोडाफोन आइडिया के, हवा खिलाफ है लेकिन फिर भी दिए जलाता हूँ। क्या किया जाए? डेट है कंपनी पर और लगातार कस्टमर बेस में काफ़ी पीछे है, 5G की रेस में काफ़ी पीछे है। एक छोटा सा पॉजिटिव खबर स्टॉक को पुश तो करता है सर, लेकिन बिल्कुल एक क्या होगा? देखिए, पहले तो जैसे नूपुर ने कहा, बाकी में आशीष की दाद देनी होगी क्योंकि पीछे हट सकते थे वो आज, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, करेंगे हम। और आशीष ने सजेस्ट किया कि आज इस पर बुल वर्सेस बेयर करेंगे। अब देखिए, इस पर व्यू पर मैं हूँ ना, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार अकबर और बीरबल वॉक कर रहे थे, तो वहाँ पर उनको एक बैंगन का पेड़ दिखता है, तो उस पर बैंगन लटका हुआ था। तो अकबर कहते हैं कि यार, ये तो बड़ा
शानदार सा कुछ सब्ज़ी लग रही है। तो बीरबल ने कहा बिल्कुल जहाँ पर ना बहुत शानदार सब्ज़ी है, बैंगन की सब्ज़ी है, मतलब बैंगन है बहुत शानदार है। तो जहाँ पर तो अकबर ने कहा ठीक है तो आज इसकी सब्ज़ी बनाएंगे हम। वो सब्ज़ी बनाई, सब्ज़ी खाई। अकबर ने कहा क्या बेकार सब्ज़ी है, टेस्टलेस, कुछ टेस्ट ही नहीं आया। बीरबल ने कहा जी बिल्कुल सिर्फ दिखता अच्छा है, सब्ज़ी बहुत बेकार है ये। तो उन्होंने कहा सुबह तो तुम कह रहे थे कि बहुत अच्छा है, अभी तुम कह रहे हो कि ख़राब है। बोले जहाँ पर ना सुबह आपको अच्छा लग रहा था तो मुझे अच्छा लग रहा था, अभी आपको ख़राब लग रहा है तो मुझे ख़राब लग रहा है। मैंने नौकरी बैंगन की थोड़ी ना की है, मैंने नौकरी तो की थी। तो मैं अब वही लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई वोडाफोन आइडिया पे 1 साल पहले तो आप इतने नेगेटिव थे, आप लगातार पूरी दुनिया पॉजिटिव बोल रही थी, आप नेगेटिव बोल रहे थे। अचानक 3 महीने में क्यों आपके सुर बदल गए? क्योंकि मार्केट के सुर बदल गए। अब देखिए मार्केट जो आपको कह दे आपको वो करना है, अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे, है ना। और वोडाफोन आइडिया पर देखिए हमने एक व्यू लिया था जब वोडाफोन आइडिया के लिए खबरें पॉजिटिव आती ही नहीं थी, हर चीज़ नेगेटिव थी, सुप्रीम कोर्ट की लगातार खराब रूलिंग आ रही थी। इसमें टर्न अराउंड पता कब आया? इसमें टर्न अराउंड तब आया जब सरकार की होल्डिंग जो है मेजॉरिटी होल्डिंग बन गई, और उसके बाद सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट में एक व्यू ले लिया कि अब हम थोड़ा सा कोर्ट के आदेश के हिसाब से ही इसको रिवाइव करना चाहते हैं। और वहाँ से इसकी कहानी शुरू हुई। उसके बाद एजीआर, देखिए एजीआर माफ़ नहीं हुआ है क्योंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, लेकिन जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर कर दिया गया है अब इसमें, और पूरी की पूरी डेट इक्विटी में कन्वर्ट हुई पहले। आशीष का पॉइंट बिल्कुल जस्टिफाइड है कि इसकी इक्विटी अब इतनी बड़ी है, और अगर और इक्विटी बड़ी हो जाएगी तो इसका क्या तो ईपीएस है और क्या आप इसमें पी देंगे। आई थिंक कहानी इसमें ना ईपीएस और पी की नहीं है, कहानी इसमें यह है कि इसमें टर्न अराउंड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है यहाँ पर, क्योंकि पूरा एजीआर को अगर आप जीरो भी मान लें, सब कुछ अगर आप कर भी दो, तो जितनी बड़ी अब इक्विटी बन गई है उसके हिसाब से अगर ये नंबर्स डिलीवर नहीं कर पाए, इवेंचुअली देखिए एक स्टेज आएगी जिसमें एजीआर वगैरह ये सब वाले मामले पूरे प्राइस इन हो जाएंगे। वो 15 पे होंगे, 16 पे होंगे, 18 पे होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन एक स्टेज पर आकर आप इसको देखेंगे एबिडा के, ईवी एबिडा के हिसाब से, ईवी कितना है इसका और एबिडा कितना कर रही है कंपनी। ईवी एबिडा के हिसाब से आप इसको भारती के ऊपर डिस्काउंट देंगे, जियो के ऊपर डिस्काउंट देंगे बिल्कुल, लेकिन एक स्टेज आएगी जहां पर अगर आपको लग रहा है कि ईवी एबिडा में अगर बहुत बड़ा डिस्काउंट है और अगर कंपनी ना सिर्फ एक थर्ड प्लेयर की तरह सर्वाइव करेगी बल्कि थ्राइव करेगी, तब ये स्टॉक यहाँ से और वापस हो सकता है कि 20-25 में चला जाए। नहीं हुआ, अगर इवेंचुअली अगर नंबर्स नहीं आए तो वापस 6 भी जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो है ना, ये कॉल आपको लेना है, लेकिन वो आपको मार्केट बता देगा। इस समय ये कोर पोर्टफोलियो स्टॉक नहीं है, लेकिन एक ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का स्टॉक है। एक समय पे हम लगातार इस पर शॉर्ट रहे, सिर्फ शॉर्ट का व्यू लिया, वो 18 रुपये से 6 रुपये तक का व्यू आया, अब 6-7 के बाद से पॉजिटिव है, और वहाँ से अभी तक तो कोई ऐसी खबर आई नहीं है जिससे लगे कि। और एक चीज़, अब ये 11 के ऊपर सेटल हो गया है। 11 के ऊपर सेटल होने की इंपॉर्टेंस क्या है? 11 रुपये पर एफपीओ आया था, जिसने भी बेचना था वो 11 पे, क्योंकि एक बार पहले 11 के ऊपर आया था, लोगों ने नहीं बेचा, वो 11 वाला वापस 6 हो गया, तो इसके लिए फिर दोबारा इस बार जो 11 पे आया तो लोगों ने निकलना शुरू किया। 11 से 11:25 के बीच में आप देखिए इसने कितना टाइम स्पेंड किया, कितना वॉल्यूम था उसमें, कितने डिलीवरी वॉल्यूम थे 11 से 11:25 के बीच में, और यही कारण है कि अब यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉजिटिव व्यू बनता है। हालांकि एब्सोल्यूट नियर टर्म में बहुत चल चुका है। अब एक बार बोर्ड मीटिंग देख लेते हैं क्या आता है बोर्ड मीटिंग में, उसके बाद एक फ्रेश व्यू लेंगे। बट नूपुर, आशीष, शुक्रिया शानदार डिबेट के लिए और एक हेल्दी डिबेट के लिए। मैं ये कहूँगा वोडाफोन आइडिया में इस समय होती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। वोडाफोन आइडिया की बात हो रही है तो एक बार आप भारती भी ले आइए। आज भारती में थोड़ा सा एक करंट है, बहुत दिनों के बाद लगातार वन वे डिक्लाइन के बाद अब 1792 पर इस समय भारती ट्रेड कर रहा है। चंदन जी, आपका व्यू भारती और आइडिया दोनों पर? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले भारती की बात करें तो भारती में पिछले 6-7 महीने का करेक्शन देखने को मिला और अब ऐसा लग रहा है कि बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है। और अच्छी बात यह है कि भारती में पिछले लगातार 7 सालों से एक अच्छी तेजी हुई है। इस साल थोड़ा करेक्टिव मूव आया है बट मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और ये काउंटर धीरे धीरे चल के एक वेल्थ बिल्डर और वेल्थ क्रिएटर रहा है। बट जिस हिसाब से अभी रिसेंट में करेक्शन हुआ है, लग रहा है वापस बार्गेन बाइंग बननी चाहिए। मेजर सपोर्ट के आसपास चल रहा है, तो ओवरऑल खरीदारी के मौके यहाँ पे बनने चाहिए। अक्यूमुलेट किया जा सकता है 2-3 बार में। इमीडिएट बेसिस पर सपोर्ट रहेगा लगभग 1730-1735 के आसपास, और ऊपर में लगभग यहाँ पे मौजूदा लेवल से 1880 और 1925 तक के टारगेट बन सकते हैं। आइडिया की बात करें तो आइडिया में पिछले 4 वीक से हाई टॉप हाई बॉटम के फॉर्मेशन बन रहे हैं। पिछला जो हर्डल था इसका लगभग 12-20, उसके ऊपर आज डिसाइसिवली मोमेंटम देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले लगभग 8-10 दिनों से बड़े वॉल्यूम्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और इतने बड़े वॉल्यूम से कहीं ना कहीं जो बेस बन रहा है इंडिकेट करे कि थोड़ा और सर्ज बनना चाहिए।
और मंथली चार्ट पे कहीं ना कहीं कप एंड हैंडल जैसे प्राइस पैटर्न भी बन रहा है, तो मौजूदा लेवल पे जिस हिसाब से होल्ड कर रहा है 11.85 के आसपास का सपोर्ट होगा और 14 रुपए से लेके 15 रुपए तक के टारगेट भी आइडिया में इस करंट मोमेंटम में बनने चाहिए। ओके, तो ये वोडाफोन आइडिया, इनफैक्ट पूरे टेलीकॉम स्पेस पे ही आपने एक टेक्निकल व्यू दे दिया चंदन। अब इस बुल बेयर और एक टेक्निकल चेक के बाद चलते हैं अब ये धमाकेदार ऑप्शन ट्रेड्स पिक करते हैं। मानस, चंदन और साथ ही साथ अरुण, ये 3 ट्रेड्स पिक करेंगे। मानस, आपका ऑप्शन ट्रेड क्या रहेगा, क्या पिक कर रहे हैं? देखिए, ऑप्शन ट्रेड के लिए डिक्सन के ऑप्शन पे खरीदारी करेंगे। डिक्सन ने अपने 10-20 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, तो 11,200 का कॉल ऑप्शन जो 400 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करने की राय रहेगी। आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो रहेंगे 275 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी। ऊपर की तरफ 650 650 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। चंदन जी, आप बताइए, आप क्या पिक कर रहे हैं धमाकेदार ऑप्शंस में? बिल्कुल, मैं फार्मा काउंटर में बायोकॉन की तरफ जाना चाहूंगा और बायोकॉन ने एक मेजर ब्रेकआउट दिया है और ये ब्रेकआउट मल्टीपल ईयर्स के बाद में देखने को मिला है। बायोकॉन का बिहेवियर है, हर बार 400 के आसपास आता था और वहां होल्ड नहीं करता था और फिसल जाता था, बट जिस हिसाब से पिछले लगभग 10-12 दिनों से बाइंग हो रही है, हायर बेस बन रहे हैं, हायर टॉप हायर बॉटम के सीक्वेंस बन रहा है, यहाँ पे मोमेंटम बनना चाहिए और साथ में शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर भी बनने चाहिए आज के जो लॉन्ग बिल्टअप बने उसके बाद। तो यहाँ पे मोमेंटम 430 440 की तरफ लग रहा है। इसके लिए एट द मनी 420 की कॉल को खरीदारी की सलाह रखेंगे। अभी लगभग 10 रुपए 65 पैसे के आसपास चल रही है, 10 से 10.65 के बीच में खरीदे। सपोर्ट रहेगा यहाँ पे 7 रुपए का, ऊपर में 16 रुपए तक के टारगेट बायोकॉन की इस एट द मनी 420 की कॉल में बनने चाहिए। बायोकॉन पसंद आ रहा है। इनफैक्ट आज तो तेज है ही, कल भी ये शानदार तेजी थी इसमें। तो चंदन जी के पिक हो गए। अरुण जी, धमाकेदार ऑप्शन में आप क्या पिक कर रहे हैं? श्रेया जी, डिविस लैब में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। 6780 के ऊपर एक ब्रेकआउट कंफर्म नजर आ रहा है, उसी के ऊपर स्टॉक ट्रेड भी कर रहा है, तो एट द मनी कोई कॉल को लेने की सलाह रहेगी। 6850 के कॉल ऑप्शन को बाय करें, 140 के आसपास चल रहा है। 118 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा और 192 तक के टारगेट्स इस ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो 6850 ये कॉल ऑप्शन डिविस लैब का लॉन्ग करके चल सकते हैं। ओके, डिविस लैब्स, ये हो गई अरुण जी की ट्रेड। फार्मा में अच्छा मोमेंटम वैसे आज, और बायोकॉन तो खैर 2 दिन से चल रहा है अच्छा खासा, लेकिन बाकी स्टॉक्स में भी अच्छा मोमेंटम है। सिप्ला के नंबर्स के बाद सिप्ला भी ठीक ठाक चला, अच्छा चला। एक बार डॉक्टर रेड्डीज दिखाएंगे क्या कर रहा है। डॉक्टर रेड्डीज काफ़ी टाइम से स्पॉट ही नहीं किया, और देखिए आज सुबह भी व्यू यही था हमारा कि इसको शॉर्ट मत करिएगा, फंस जाएंगे इसमें पूरी तरीके से। और एक बार के लिए 1300 भी चला गया था, लेकिन बर्जर पेंट्स के शानदार नतीजों के बाद पेंट शेयरों में एक ज़बरदस्त तेज़ी है, हरा रंग चढ़ा हुआ है पेंट शेयरों में। चलते हैं नूपुर के पास और जानते हैं कि क्या रहे आज इन सब स्टॉक्स में मूव्स। नूपुर, बताइए। बिल्कुल सर, यहाँ पे नतीजे तो काफ़ी अच्छे थे बर्जर पेन के, और उसके बाद मैनेजमेंट ने बर्जर पेन की कमेंट्री दी, FY27 का गाइडेंस दिया और साथ ही साथ इंडस्ट्री आउटलुक भी दिया, जिसकी वजह से सारे के सारे पेंट स्टॉक्स आज फोकस में। कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ देखे तो 6% रही, Q4 में मुनाफा 28% से बढ़कर आते हुए दिखा। कामकाजी लेवल पर मुनाफा देखे तो 13% की ग्रोथ थी और मार्जिन में भी 100 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट, ऑलमोस्ट 17% मार्जिन पहुँचते हुए नजर आए। अब क्या कहा मैनेजमेंट ने FY27 के लिए, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम ग्रोथ देखे तो करीबन 12% यहाँ पर आती हुई दिखी है। मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है FY27 में मिड टीन रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकती है और इसको सपोर्ट मिलेगा वॉल्यूम ग्रोथ से। हाई सिंगल डिजिट की वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर लेके चल रहे हैं मैनेजमेंट। साउथ इंडिया पर काफ़ी बड़ा फोकस यहाँ पे आते हुए नजर आ रहा है। FY27 में 12,000 नए टिंटिंग मशीन जोड़ने का लक्ष्य, तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखेगी। और इन सबसे ऊपर मैनेजमेंट का कहना है कि आधे से 5% तक की मार्केट शेयर यहाँ पे बर्जर पेंट के लिए बढ़ने की उम्मीद है FY27 में। ये सब तो कहा ही मैनेजमेंट ने बर्जर पेंट के लिए, लेकिन पूरी इंडस्ट्री के लिए क्या पॉजिटिव है। मैनेजमेंट का कहना है कि अप्रैल में ऑलरेडी प्राइस हाइक हो चुकी है और मई में 2 बार और प्राइस हाइक होती हुई नजर आएगी। जिस हिसाब से क्रूड के प्राइसेस है, पूरा का पूरा ऑफसेट प्राइस हाइक से हो जाएगा, तो मार्जिन्स पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये पॉजिटिव खबर एशियन पेंट पर भी लगती है और साथ ही साथ जो दूसरे पेंट स्टॉक्स है उसके लिए भी आती हुई दिखी है। अब तक 11 से 12% तक कीमतें बढ़ चुकी है और जल्दी एक और प्राइस हाइक कंपनी लेती हुई नजर आएगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये निकल के आई, जो नया कॉम्पिटिटर के मुकाबले जो प्राइस कॉम्पिटिशन फिलहाल देखने को मिल रहा था, उसका दबाव अब कम हो चुका है और इंडस्ट्री में प्राइस इंटेंसिटी जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है और यही चीज़ है जो बाजार को सारे पेंट स्टॉक्स के लिए पसंद आ रही है।
अच्छा लग रहा है और पूरा पेंट सेक्टर अगर आप देखें तो फोकस में है। एशियन पेंट्स की तो हमने चर्चा कर ही ली। बर्जर पेंट्स नतीजों के बाद 5.5% ज़्यादा तेज़ी के साथ कामकाज कर रहा है। शुक्रिया अनुपुर जानकारी के लिए। गाबा सर, आपने एशियन पेंट्स चुना था और एक बार बर्जर पेंट्स भी देखेंगे आप, चला है आज के सत्र में। क्या लगता है बर्जर इन लेवल्स पर जिनके पोर्टफोलियो में नहीं है वो बेट लगाए या फिर थोड़ा वेट करें? डिपेंड्स ऑन द टाइम फ्रेम श्रेया। ऐसा है कि आज गैप अप खुला, ऊपर चला गया, फिर प्रॉफिट बुकिंग। अगर गैप अप नहीं खुलता तो यहाँ पर अच्छा था, फिर कल के लिए भी बाय था। प्रॉब्लम है कि आज गैप अप खुला, ऊपर जाके सेलिंग प्रेशर आया। लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम के लिए बर्जर अब भी अच्छा लगता है। स्टॉप थोड़ा डीप होगा, ट्रेड करा है 515, स्टॉप होगा 480, काफी डीप है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा एंट्री करना डिफिकल्ट है। थोड़ा अगर डिप मिले तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि आज गैप अप खुला इसीलिए। अदरवाइज गुड स्टॉक, लेकिन अवॉइडेड टुडे। गुड स्टॉक लेकिन अवॉइड टुडे। चलिए एक काम करते हैं, 4 का चौका ले लेते हैं। अब सस्ता ऑप्शन ट्रेड मानस जी से लेंगे, फिर चलेंगे चंदन जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, अमित सेठ जी के पास चार्ट का चमत्कार के लिए, और उसके बाद मिड कैप फंडा के लिए गौरांग जी हैं हमारे साथ। तो मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए मन्नापुरम के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करनी है। स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो 310 वाला कॉल ऑप्शन जो करीब करीब 9 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करेंगे। 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 15 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये मन्नापुरम फाइनेंस का अगर आप देखें पहला ट्रेड सस्ता ऑप्शन। अब पिक करते हैं एफएनओ सुपरस्टार। चंदन क्या पिक कर रहे हैं आप? बिल्कुल वीरू, मैं फोकस करूंगा यहाँ पे मेटल काउंटर पे ही। और हमने शुरुआत में टाटा स्टील की बात की और अब मैं हिंडाल्को पे फोकस करना चाहूंगा। कहीं ना कहीं देखें इस सेक्टर में टेलविंड देखने को मिल रही है और जिस हिसाब से प्रीशियस मेटल के प्राइस में मोमेंटम बना है, हिंडाल्को भी एक नया मुंह दिखाना चाहिए। वैसे भी देखें तो काफी दिनों का एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, बुलिश कैंडल के साथ फॉलो अप एक्टिविटीज देखने को मिली है। तो हिंडाल्को पे खरीदारी की सलाह होगी। 1060 का सपोर्ट है और अभी 1105 तक के अपसाइड यहाँ पे बनने चाहिए। एफएनओ सुपरस्टार में हिंडाल्को ये पसंद है चंदन जी की। चार्ट का चमत्कार अमित जी आपका? जी श्रेया जी, डेफिनेटली नजर हिंडाल्को भी थी, लेकिन क्योंकि मेटल्स और रिलेटेड काउंटर्स में आज स्ट्रेंथ है तो मैं एनएमडीसी के साथ जाना चाहूंगा। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हम देख रहे हैं, रिकॉर्ड वॉल्यूम्स है, 10 और 20 डेमा से एक रिकवरी देख रहे हैं। लगता है एनएमडीसी के चार्ट में वी आर गोइंग टू मेक अ फ्रेश हाई। 9140 का इसका प्राइस है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस लगभग रहेगा 89 रुपीज का और टारगेट रहेंगे 98 के। एमडीसी ये चैनल पर मानस जी ने भी शुरू में पिक किया था, अब अमित जी की पिक 4 का चौका में। गौरांग जी आपका मिड कैप फंडा? तो मिड कैप फंडा के रूप में एक छोटी मझाली कंपनी कह सकते हैं अनुज भाई, इसको नाम है विगार्ड। दक्षिण भारत स्थापित ये कंपनी जानी जाती थी और ज्यादातर इनका कामकाज वहीं पर होता था, लेकिन एक कारगर कारोबार रणनीति स्तर पर उतारते हुए इन्होंने अपने कारोबार को पूर्ण भारतवर्ष में फैलाया। अच्छा खासा मार्केट शेयर के साथ साथ इनके प्रोडक्ट प्रोफाइल भी जो है, ऑफरिंग जो है वो भी काफी अच्छे है और अच्छा खासा मार्केट शेयर है। तो बुनियादी तर्क के आधार पर विगार्ड पर खरीदारी की राय है। इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते थे। विगार्ड मिड कैप फंडा में गौरांग जी की पिक हो गई। फटाफट से एक रीकैप 4 का चौका का लेकर आ जाते हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस देख लीजिए। सस्ता ऑप्शन में मानस जी चुन रहे हैं मन्नापुरम फाइनेंस को। 310 की कॉल लेनी है आपको, 15 का टारगेट है, 6 का स्टॉप लॉस लगाना है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए मेटल पैक से चंदन जी हिंडाल्को चुन रहे हैं। खरीदारी की राय 1105 के टारगेट है, 1060 का स्टॉप लॉस लगाइए। पहली पसंद चार्ट का चमत्कार में हिंडाल्को ही थी, लेकिन फिर एनएमडीसी चुना है अमित जी ने। 98 की टारगेट है, 89 का स्टॉप लॉस। खरीदारी की राय जाहिर तौर पर। और मिड कैप फंडा में वी-गार्ड इंडस्ट्रीज ये पसंद आ रहा है गौरांग जी को लंबी अवधि के नजरिए से। आगे बढ़ते हैं और रिजल्ट्स यानी कि नंबर पर चर्चा कर लेते हैं। कल निफ्टी में जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के नतीजे आएंगे। वहीं वायदा में हैल, वोल्टास और यूएसएल समेत 6 कंपनियों के नतीजे आएंगे। तो नतीजों का अनुमान बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपाली, नुपुर और आशीष। तो दीपाली, पहले आपके पास गुड आफ्टरनून। और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के नतीजे कैसे रह सकते हैं, बताएं। गुड आफ्टरनून श्रेया। और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के नंबर्स वाई बेसिस पे कंपैरेबल नहीं है, डीमर्जर की वजह से इसे सीक्वेंशियल बेसिस पे कंपैरिजन लेकर आए हैं। हालांकि एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है इंडियन मार्केट्स का, वो बेटर परफॉर्म करते हुए दिखाई देगा। जेएलआर को लेकर अभी भी कम दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल अगर देखें तो जो इनकम है वो 69,000 करोड़ से बढ़कर 1.1 लाख करोड़ रह सकती है, यानी 60% के आसपास का जंप यहाँ देखने को मिलेगा। आपको बता दें पिछले क्वार्टर के अर्निंग्स काफ़ी इंपैक्टेड थे साइबर अटैक की वजह से ओवरऑल, और इसीलिए लॉस भी कंपनी ने रिपोर्ट किया।
किया था और इसीलिए उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो 3500 करोड़ के घाटे के मुकाबले इस क्वार्टर में 2220 करोड़ का मुनाफा कंपनी रिपोर्ट करते हुए दिखाई देगी। मार्जिन्स भी 2.1% से बढ़कर 7.6% पर रहेंगे। ये ओवरऑल नंबर्स हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पे। वहीं अगर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो 37% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले रही, जो कि ओवरऑल अर्निंग्स को सपोर्ट करते हुए दिखाई देगी। एक्सपेक्टेशंस यही है कि 7 से 8% का इंक्रीज एवरेज सेलिंग प्राइस में भी रिपोर्ट किया जा सकता है Q4 में। ऑल दो JLR को लेकर कंसर्न्स हैं, मार्जिन प्रेशर क्लियरली JLR में दिखाई देगा। साइबर इंसिडेंट की वजह से पिछले क्वार्टर में जो JLR के वॉल्यूम्स थे वहाँ पर काफ़ी डेंट देखने को मिला। ऑल दो सीक्वेंशियल बेसिस पे 61% के आसपास की रिकवरी उस अटैक के बाद देखने को मिली है। मार्जिन्स भी इसीलिए 7.7% पर आ सकते हैं, 0.71% से बढ़कर। ऑल दो अगर आप पिछले साल के JLR के मार्जिन से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट हाफ पर अभी भी मार्जिन है, क्योंकि पिछले साल के इसी क्वार्टर में 15% के आसपास के JLR के मार्जिन से, जो कि रिकवर होने के बावजूद 7.7% के आसपास या 7% के आसपास रह सकते हैं। कमोडिटी कॉस्ट डेफिनेटली जैसे बाकी ऑटो कंपनीज के लिए बढ़ी है, उसका इंपैक्ट टाटा मोटर्स के ओवरऑल मार्जिन्स पर भी देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट रहेगी नंबर्स के साथ साथ मैनेजमेंट की कमेंट्री। एक तो कंपटीशन काफ़ी इंटेंसिफाई हुआ है PV सेगमेंट में भी टाटा मोटर्स के लिए, आइस और EV दोनों ही कैटेगरीज में, तो किस तरीके की डिमांड ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन को लेकर फर्दर क्या प्लान है कंपनी के, प्राइसिंग आउटलुक और कमोडिटी कॉस्ट प्रेशर कितना है, ये सब इंपॉर्टेंट रहेंगे इंडियन मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से। और JLR के पर्सपेक्टिव से ऑर्डर बुक आगे की कैसी है, सप्लाई चेन कितनी नॉर्मल हुई है JLR के लिए, और साथ ही लग्जरी व्हीकल की डिमांड ओवरसीज मार्केट में किस तरीके की पैन आउट हो रही है, ये कमेंट्स इंपॉर्टेंट होंगे टाटा मोटर्स PV के लिए। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल कल आएंगे नंबर, ध्यान रखिएगा डीमर्जर हुआ है, इसके लिए आप नंबर्स को QOQ कंपेयर करेंगे। हालांकि वो फेयर कंपैरिजन नहीं होगा, लेकिन क्योंकि बाय नंबर्स अवेलेबल ही नहीं होंगे तो इस वजह से QOQ कंपैरिजन कर रहे हैं। आशीष के पास चलते हैं, JSW स्टील और यूनाइटेड स्पिरिट्स, क्या एक्सपेक्ट करें आशीष? सर स्टील कंपनीज की तरफ से तो अच्छे नंबर्स हैं और आज स्टॉक्स में आप देखें तो एक्शन देखने को भी मिल रहा है। अब आप पिछले साल के मुकाबले देखें तो रेवेन्यू में 12% की बढ़त आपको देखने को मिलेगी। जो एबिटा है इसमें 30% ग्रोथ का अनुमान है, यानी 8,320 करोड़ के आसपास के एस्टिमेट्स हैं। अब एबिटा पर टन चलिए आप अगर आप पिछले साल के मुकाबले भी देखें या फिर सीक्वेंशियली भी देखें तो आपको बढ़त बहुत अच्छी नजर आएगी। 8,661 रुपये से अब 10,727 रुपये का एबिटा पर टन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 14.5% के जो एबिटा मार्जिन थे वो बढ़कर तकरीबन 16.5% के देखने को मिलेंगे और मुनाफे का आंकड़ा बेहद दमदार है। 90% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। 1500 करोड़ से अब 2,850-830 करोड़ के आसपास ब्रोकर्स के एस्टिमेट यहाँ पर इशारा कर रहे हैं। अब जो रियलाइजेशन है स्टील में ये तकरीबन 8% सीक्वेंशली और 11% पिछले साल के मुकाबले बढ़ते हुए नजर आएंगे। और नतीजे अच्छे इसके लिए भी है क्योंकि क्वार्टर के दौरान इन्होंने प्राइस हाइक लिया, लेकिन मार्जिन में जो बढ़त है थोड़ी सी सीमित इसके लिए है क्योंकि क्वार्टर के दौरान आप देखें तो जो कोकिंग कोल की प्राइसेस हैं वो सर्ज किए हैं, तो इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन नंबर्स अच्छे हैं, स्टॉक थोड़ा सा चला हुआ है। खास बात है कि केपेक्स और आगे जाके डेट का क्या विचार है, इसके ऊपर मार्केट ज़्यादा फोकस करेगा। नंबर्स फिलहाल के लिए आप देखें तो अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स की, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स में नंबर्स आपको फीके थोड़े से कमज़ोर साइड पर आपको देखने को मिलेंगे। कारण है कि थोड़ा सा डिसरप्शन है जो कि क्वार्टर 3 में भी देखने को मिला था, लेकिन क्वार्टर 3 में 45 दिनों का था। इस बार भी आप देखें तो पूरे क्वार्टर का डिसरप्शन यहाँ पर देखने को मिला है। रेवेन्यू नो डाउट 8.5% की बढ़ती हुई नजर आएगी। एबिटा की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी 19% की। मार्जिन जो कि 17% के थे वो तकरीबन 19% के आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट थोड़ा सा एफिशिएंसी का फ़ायदा यहाँ पर इनके ग्रॉस मार्जिन में भी देखने को मिलेगा। 44.5% से बढ़कर 46.4% के ग्रॉस मार्जिन आपको देखने को मिल सकते हैं। मुनाफे का आंकड़ा फ्लैट है, लेकिन मार्केट रिएक्ट करता है वॉल्यूम ग्रोथ पर, और वॉल्यूम ग्रोथ इस बार आपको डी ग्रोथ के तौर पर -3.3% देखने को मिल सकती है, जो कि पिछले साल 6.9% की है। अब प्रेस्टीज एंड अबाव सेगमेंट यानी जो इनका प्रीमियम सेगमेंट है इसमें 1% का वॉल्यूम डिक्लाइन है। पॉपुलर सेगमेंट में वॉल्यूम और वैल्यू दोनों में 13% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब बात करता हूँ उस डिसरप्शन की। दरअसल अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में जो एक्साइज ड्यूटी हाइक की गई इसका एक असर है, और आंध्र प्रदेश में काफ़ी ऊंचा बेस है तो इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन एक अच्छी बात ये भी हो सकती है क्योंकि RCB में इन्होंने हिस्सेदारी बेची थी, उसका पैसा काफ़ी बढ़िया मिला इन्हें, तो हो सकता है शेयर होल्डर्स के लिए थोड़ा सा बेहतर डिविडेंड इस बार आ जाए।
ओके, तो ये बात हो गई इन दो स्टॉक्स की। चलिए अब नूपुर से समझ लेते हैं हैल और वोल्टास के नतीजे कैसे रह सकते हैं, बताएं नूपुर। बिल्कुल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो यहाँ पे कमज़ोर क्वार्टर रहेगा, क्योंकि जितनी भी दिक्कतें यहाँ पे आई थी डिलीवरी को लेकर, इंजन डिलीवरी को लेकर, वो इसी क्वार्टर में आती हुई नजर आएगी। 4% से रेवेन्यू डिक्लाइन इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। करीबन 13,100 करोड़ के आसपास का अनुमान लेके चल रहे। कामकाजी लेवल पर मुनाफा देखें तो 25% की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मार्जिन 38% से घट के 30% के आते हुए नजर आ सकते हैं, और मुनाफा भी देखें तो अकॉर्डिंगली 33% की फॉल यहाँ पर भी आती हुई नजर आ सकती है। सबसे बड़ा रीजन जो डिलीवरीज थी उसमें डीले देखने को मिला था HDD 40 और LCMK1A में, जिसकी वजह से इस क्वार्टर के नंबर्स कमजोर रहेंगे। कामकाजी लेवल का जो मार्जिन है वहां पर भी 840 बेसिस पॉइंट का डिस्ट्रप्शन सप्लाई चेन की वजह से देखने को मिला है। हालांकि ऑर्डर बुक कंपनी ने ऑलरेडी अपने क्वार्टरली अपडेट में बता दी थी, तो करीबन 2.5 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री डिलीवरी को लेकर इंपॉर्टेंट रहेगी, वर्किंग कैपिटल साइकिल को लेकर इंपॉर्टेंट रहेगी, और आगे चल के मार्जिन सस्टेन होते हैं या नहीं उस पर मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहने वाली। तो नंबर्स कमजोर रहेंगे, लेकिन ऑर्डर बुक अभी भी कंपनी की स्ट्रांग है। वोल्टास की बात करें तो क्वार्टर 4 के नंबर्स यहाँ पर भी सबड्यूड ही आते हुए नजर आएंगे। 2% की मात्र एक्सपेक्टेशन है कि ग्रोथ रेवेन्यू में आती हुई नजर आएगी। 4% की ग्रोथ कामकाजी लेवल के मुनाफे में लेके चल रहे। मार्जिन बिल्कुल फ्लैट 7% के आसपास आते हुए नजर आ सकते हैं, और मुनाफा हायर टैक्स की वजह से थोड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 6% की कमजोरी की उम्मीद यहाँ पर भी है। लेकिन सेगमेंटल परफॉर्मेंस की बात करें तो 5% की ग्रोथ कंपनी के जो UCP सेगमेंट है उसमें आती हुई दिखेगी। मार्जिन 7% के आसपास रह सकते हैं। यहाँ पे करीबन 300 बेसिस पॉइंट की कमजोरी मार्जिन में उम्मीद लेकर चल रहे हैं। 12.5% का डिक्लाइन EMPs रेवेन्यूज में आते हुए नजर आ सकता है। यहाँ पर भी मार्जिन 5.5% रह सकते हैं। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का जो सेगमेंट है कंपनी का, वहाँ पे 17.5% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हालांकि जो बेस था वो काफी कमजोर था, जिसकी वजह से ये ग्रोथ यहाँ पर आपको आती हुई दिखेगी। मुनाफा इंपैक्टेड रहेगा। 31% का टैक्स यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जो कि पिछले क्वार्टर में 25% के आसपास था। तो हाई टैक्स की वजह से मुनाफा जो है वो ज़्यादा इम्पैक्टेड नजर आएगा। मार्जिन्स का, मार्केट शेयर और रॉ मटेरियल का प्राइस इम्पैक्ट और प्राइस हाइक, इस पर मैनेजमेंट की कमेंट्री पर नज़र रखेंगे। चलिए, शुक्रिया नूपुर। तो ये कल आने वाले नंबर्स का एक प्रीव्यू। एक दो स्टॉक्स देखते हैं, उसके बाद दीपक शिनॉय को जोड़ेंगे। एक बार वापस डिक्सन रखिएगा, अब 11% ऊपर हो गया है। वो 10% की टेम्प्रेरी फ्रीज खुलने के बाद यहाँ पर अच्छा मूव आया। और एक बार आप रखिएगा स्विगी भी आपको याद होगा अर्निंग्स के बाद श्रेया हमने डाउन साइड पर लिया था। इस पर साफ व्यू लिया गया था कि ये स्टॉक में मत फंसिए लॉन्ग साइड पर। और एक हफ्ते का चार्ट रखिएगा ज़रा स्विगी का, और देखिए किस तरीके की गिरावट आपने स्विगी में भी देखी है। ये देखिए 280-85 पर हमने व्यू लिया था कि नहीं, उसको बाय नहीं करना है, इसको अगर आप चाहें तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। और 10% के करीब मूव आ गए हैं डाउन साइड पर स्विगी में। चलिए, अब हमारे साथ मार्केट थोड़ा नीचे आया वैसे हाई से, और बैंक निफ्टी काफ़ी नीचे आया एक्चुअली। एक बार लेकर आइए जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी वापस। निफ्टी देखिए आप, हाई था 23,583, वहाँ से 23,423, और बैंक निफ्टी का हाई जो था वहाँ से आप देखिए किस तरीके से हम नीचे आए, तबीयत से नीचे आए हैं एक साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी में। कैपिटल माइंड के फाउंडर और CEO दीपक शिनॉय जुड़े हमारे साथ। दीपक जी, गुड आफ्टरनून। क्या समीकरण बैठ रहे हैं मार्केट के लिए? कल उदय कोटक जी ने कहा कि बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। अभी हमने गोल्ड पे इम्पोर्ट ड्यूटी हाइक देखी। एक अंदेशा लगाया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में भी बड़ी बढ़ोतरी होगी। क्या मैक्रो एनवायरनमेंट में इस समय मार्केट का चलना मुश्किल है, और क्या यहाँ पर इन लेवल्स पर भी अवॉइड ही होगी इस समय फ्रेश कैपिटल डालना? मैं सच कहूँ तो आई थिंक मार्केट के जो अभी जो वातावरण ये है, हमें एक तरह से वार्निंग सिग्नल्स मिले हैं कि देखिए क्रूड के प्राइसेस बढ़े हैं, आपके पेट्रोल के प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं, या फिर आपके जो गोल्ड में इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है, ऐसे आपके अगर आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो उसमें भी शायद उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि आप प्लीज हो सके तो ट्रैवल ना करें या फिर गोल्ड ना खरीदें वगैरह। पर ये इसमें अभी आगे जाके रिस्ट्रिक्शंस भी आ सकती हैं थोड़ी सी। मुझे लग रहा है कि थोड़े से टेम्पोररी से रिस्ट्रिक्शंस ही होंगे अभी के लिए। और आगे जाके आई थिंक जो हम क्रूड रशिया से लेते आए हैं वो उसका भी जो सैंक्शन से एग्जेम्पशन मिला था, वो अभी एग्जेम्पशन वो भी खत्म हो जाएगा, तो उस पे भी मतलब सप्लाई का भी इशू आ सकता है। तो नेगेटिव्स तो काफी हैं, लेकिन आप अगर अर्निंग्स देखें जो
मार्च क्वार्टर में अभी तक आए हैं। अबाउट निफ्टी 500 में से करीबन 260 या 270 कंपनीज ने रिलीज किया अर्निंग्स। उनमें एक्चुअली अर्निंग्स काफी अच्छे दिख रहे हैं। मीडियन अर्निंग्स ग्रोथ, नेट प्रॉफिट ग्रोथ आफ्टर टैक्स, ये अबाउट 19% है निफ्टी 500 में। स्मॉल कैप में तो 21% मीडियन ग्रोथ है। तो इसमें मतलब अर्निंग्स ग्रोथ में एटलीस्ट कुछ पॉजिटिविटी है। तो और दूसरी बात, अगर आप बैंक क्रेडिट और बैंक क्रेडिट ग्रोथ के बारे में अगर आप उस डेटा को देखें तो वो भी 15% से ज़्यादा चल रहा है। और हर चीज़ में, चाहे आप एग्रीकल्चर देखो, पर्सनल लेंस देखिए, या फिर इवन इंडस्ट्रियल क्रेडिट देखिए, वे 10 साल का हाई चल रहा है वे ग्रोथ में, वो 15% के करीब है। ये एक्चुअली थोड़ा सा मतलब एटलीस्ट इकोनॉमिकली इट्स अ गुड साइन। आगे मुझे पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन एटलीस्ट इस क्वार्टर में एटलीस्ट उन्होंने, कंपनीज ने अच्छा किया। हालांकि एक महीने में ये जो वॉर था वो लागू था, कमर्शियल गैस नहीं मिल रहा था, और बाकी सारे जो लिमिटेशंस है वो भी थे। लेकिन यूएस डॉलर और रुपी में जो, रुपी जो जितना गिरा है पिछले आई थिंक 2 हफ्तों में, वो काफी लोगों को मतलब एटलीस्ट सरप्राइज सा है एक तरह से, कि सडनली इतना ज्यादा वाला मूव कैसे आ गया। पर इसमें ये भी है कि अगर आप आरबीआई का डेटा देखें तो उन्होंने जो REER इंडेक्स, वो जो कहते हैं कि रियल एक्सचेंज रेट, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडेक्स, जिसमें वो कहते हैं कि एक्चुअली ट्रेड फ्लोज की तुलना में आपका रुपी डिप्रिसिएशन ज्यादा है या कम है। तो पहले 100 से ज्यादा हुआ करता था। 100 से ज्यादा का मतलब है रुपी ओवर वैल्यूड है, और अभी 90 से कम हो गया है, विच मीन्स रिलेटिवली स्पीकिंग ट्रेड को अगर आप देखें तो ट्रेड फ्लोज के हिसाब से अगर आप उस मेट्रिक को यूज करें तो आप एक्चुअली अंडर वैल्यूड हो, रुपी काफी अंडर वैल्यूड है। तो एक तरह से एक एक्सट्रीम सा नैरेटिव बन गया है कि इंडिया में कोई ग्रोथ नहीं है, या फिर फ्यूचर नहीं है, या फिर एआई से कुछ हो रहा है। लेकिन एक्चुअली ग्राउंड में देखें तो कुछ हो नहीं रहा है। अर्निंग्स ग्रोथ अच्छा है, कुछ मतलब ले ऑफ्स वगैरह तो ऐसे हो नहीं रहे हैं। इनफैक्ट कंपनीज हायर कर रही हैं, और आपकी क्रेडिट ग्रोथ भी काफी स्ट्रांग है। तो आई थिंक एक तरह से एक्सट्रीम पेसिमिज्म का स्टेट है। तो मेरी हिस्ट्री में जब भी मैंने कभी भी देखा है ऐसे टाइम को, मुझे लगता है कि जितना जितना बेरिशनेस हर जगह से दिखता है नैरेटिव में, कभी कभी वो टाइम अच्छा होता है मार्केट में बुलिश होने का। वैसे तो हम फंड मैनेजर थे, हम तो वही कहेंगे कि लॉन्ग टर्म में बुलिश ही रहना चाहिए, पर वो एक्सट्रीम पेसिमिज्म का भी एक वक्त आता है। आई थिंक वो अभी आज की डेट में है मार्केट में। अच्छा दीपक जी, आप अभी PSU बैंक्स में और प्राइस डैमेज देख रहे हैं क्या? सडनली क्रूड एट 107, देन आपके इस बार के नंबर्स, आपने SBI के मार्जिन्स भी देखे होंगे। मैंने तब कम से कम 3 बैंक्स तो मैंने बात की मिड कैप में, PSU बैंक्स में, FY27 की उनकी मार्जिन्स गाइडेंस को देखा मैंने, और ECL नॉर्म्स। सडनली आपको क्या फील हो रहा है? अभी PSUs में प्राइस डैमेज ड्यू है अभी यहाँ से? कुछ PSUs बैंक्स में ड्यू है, इसलिए क्योंकि आई थिंक उनकी जो प्राइस टू बुक है वो ज्यादा हो गया है उनके लॉन्ग टर्म एवरेज की तुलना में। और फिर जो जिस तरह से ये बैंक्स ग्रो कर रहे थे, उस ग्रोथ को, उसको कुछ बैंक्स ऐसे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स जिसमें ग्रोथ अच्छी है और अभी भी अंडर वैल्यूड है। तो आई थिंक बैंक स्पेसिफिक होना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन इस क्वार्टर में ये जरूर है कि आरबीआई के एक सर्कुलर की वजह से सारे बैंक्स ने प्रोविजनिंग अपनी बहुत कम करी हुई है। तो वो शायद वन टाइम इवेंट है इस क्वार्टर के लिए। तो उस वजह से थोड़े से अर्निंग्स थोड़े ज्यादा इन्फ्लेट हो गए हैं। तो ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं है, इन्होंने उतनी ज्यादा अच्छी दिन नहीं दिखाई है कुछ बैंक्स ने। एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी यही हाल है कि कुछ बैंक्स ने अपने अर्निंग्स तो 5%, 9%, 10% ग्रोथ दिखा दी है, पर वो अर्निंग सिर्फ लोअर प्रोविजन से आया है। उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन या फिर टोटल इंटरेस्ट से ग्रोथ उतना ज्यादा आया नहीं है। आगे जाके आई थिंक अगर क्रेडिट ग्रोथ इतनी अच्छी रही तो ये कंपनीज अच्छी करेंगी, और
मोस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ये है कि उनकी गोल्ड लोन्स की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी रही है, और आई थिंक वो एक और चीज़ है जिसको जिसमें काफ़ी आई थिंक पिछले 4 सालों में 4 गुना हो गया वो लोन बुक। 1 लाख करोड़ से नियरली 4,50,000 करोड़ हो गया है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही हैं जो लोन करती है। तो ये दोनों चीज़ें हैं कि अगर कुछ कंपनीज, कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक में अगर ग्रोथ है अच्छी वाली और उसको उनको प्रोविजंस की ज़रूरत नहीं थी अगर अर्निंग्स दिखाने के लिए, तो आई थिंक उनमें बुलिश रहना ठीक होगा। लेकिन बाकी बहुत सारे ऐसे बैंक हैं, मैं नेम तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं कहूँगा कि सिलेक्टिव रहना चाहिए इवन इन द पब्लिक सेक्टर बैंक स्पेस। सिलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए पब्लिक सेक्टर बैंक स्पेस में। दीपक जी गुड आफ्टरनून। अच्छा, ये मेटल आज चले हैं 3% की तेजी हम इस पूरे इंडेक्स में देख रहे हैं, और प्रेशियस मेटल्स पर भी मेरा सवाल होगा, गोल्ड और सिल्वर यहाँ से और कितनी बड़ी तेजी देख रहे हैं जिस तरीके से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है, और मेटल, प्रेशियस मेटल पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? तो ये शेयर जी, आई थिंक गोल्ड जो है जिसपे अभी 15% वापस हो गया है इंपोर्ट, तो अभी ऑफिशियल इंपोर्ट्स कम होंगे जरूर, क्योंकि पिछली बार जब हमने देखा था कि 15% था, तो इंडिया में वो स्मगलिंग के रेशियोज बहुत ज्यादा हो गए थे उसमें, और क्योंकि लोग अगर कोई स्मगलर ये सोचेगा कि सिर्फ 1 kg गोल्ड में 22 लाख रुपए का ये ड्यूटी है 15% में, 22 लाख रुपए के लिए तो कोई भी आदमी यही सोचेगा कि यहाँ ये इस इतने पैसे में किसी कंट्री में जाके हम गोल्ड लेके स्मगल इंपोर्ट कर ही सकते हैं। तो उसमें तो इसीलिए पिछली बार वो स्मगलिंग के इंस्टेंसेस इतने ज्यादा हो गए थे कि गवर्नमेंट ने रिड्यूस करके 6% कम कर दिया था, 6% तक कर दिया था, और अब उन्होंने बढ़ा दिया है फिर से। सो फिर से वो जो चीज़ है वो स्मगलिंग की वो फिर से ये होगी, पर आई थिंक इससे गोल्ड की डिमांड कम नहीं होती है। गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, आप उसका दाम बढ़ाओगे तो लोग यही सोचेंगे कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया उसका दाम बढ़ा तो मैं और रिच हो गया, तो मुझे और गोल्ड खरीदना चाहिए क्योंकि अब मतलब और बढ़ेगा। तो ये एक उल्टी सी चीज़ है। आप अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा दो या पेट्रोल का प्राइस बढ़ा दो, लोग कम इस्तेमाल करेंगे। गोल्ड का प्राइस बढ़ाओगे तो लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आई थिंक टेम्पोरली अगर थोड़ा सा भी कम होता है अगर डिमांड, हमारा ऑफिशियल डिमांड, लॉन्ग टर्म में इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमारे कंट्री के डिमांड में। हमें ये करना चाहिए जरूर कि इंटरनल जितना इंडिया के पास गोल्ड है, 25,000 से 30,000 टन का गोल्ड का हमारे कंट्री में हमने मतलब इंपोर्ट करके ज्वेलरी और गोल्ड बार्स, कॉइन्स वगैरह बनाए हैं अभी तक, तो वो इसी तरह से अगर रिसर्कुलेशन में लाया जाए तो जो नए ज्वेलरी खरीदने की कोशिश खरीदने जा रहा है उन्हें उन ज्वेलर्स को बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा गोल्ड। इंटरनल गोल्ड रिसाइकलिंग से अगर किसी ने अगर बेचा उस गोल्ड को यूज करके वो बाहर से इंपोर्ट कम करें तो फिर गोल्ड डिमांड इंटरनेशनली कम हो सकती है। इंडिया सेकेंड या थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है गोल्ड का। तो जब तक वो नहीं होता है आई थिंक गोल्ड का प्राइस मतलब उससे इस इंपोर्ट ड्यूटी से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर नियर टर्म में तो मुझे दोनों के प्राइस कम होने की संभावना कम ही लगती है। ओके दीपक जी, ये आई एम श्योर आप काफ़ी AI यूज़ करते होंगे, मतलब ऑब्वियसली आप मतलब इतना IT में वैसे ही काफ़ी सक्षम है और 100% श्योर आप काफ़ी यूज़ करते होंगे। ये जो ओपन AI का जो नया अपडेट आया और उसके बाद जिस तरीके से IT स्टॉक्स में वापस 52 वीक लो लगा और इन्फोसिस तो 5 ईयर के लो पर आ गया, ये हो क्या रहा है? ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है या इस समय एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है? आई थिंक अगर आप आईटी के जो कंपनीज हैं अगर आप उनको इसलिए बेच रहे हैं कि एआई आके उनको रिप्लेस कर जाएगा तो आई थिंक ये थोड़ा सा प्रीमेच्योर है। अगर सच कहूँ तो इन कंपनीज को एआई से मतलब उनका बिजनेस लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि एआई से कोई भी एआई को लेके अपना काम कम नहीं करता है। एक्चुअली वो उसी टाइम में ज्यादा काम करता है। तो अगर इन कंपनीज ने अपने कस्टमर्स की हेल्प करी है और उनके सिस्टम्स को उन्होंने मैनेज करा है तो ये शायद हो सकता है कि कंपनीज ये कहें कि देखो एआई अब है तुम्हारे पास
तुम हमारे लिए ज़्यादा काम कर सकते हो। ये भी ठीक है, लेकिन वो उन्हीं अपने वर्कफ़ोर्स को, एआई को ट्रेन करके उसी कस्टमर के लिए ज़्यादा काम करेंगी। शायद उनकी बिलिंग कंपैरेटिवली वही होगी उस वर्कफ़ोर्स के लिए। लेकिन जितना एआई पेनिट्रेट और होगा, तो और वर्कफ़ोर्स की ज़रूरत होगी जो एआई इनेबल्ड है। और अमेरिकन कंपनीज़, काफ़ी अमेरिकन कंपनीज़ ने ये भी कहा है कि देखिए, यहाँ पे किसी इंजीनियर को हायर करने के, यूएस में किसी इंजीनियर को हायर करने के लिए हमें इतने पैसे लगते हैं, और इंडिया में स्किल्स कम थे तो हम कम पैसे दे रहे थे, तो स्किल डेफिसिट था, और रेवेन्यू का भी मतलब डिफरेंस था। लेकिन अब स्किल डेफिसिट कम हो गया, क्योंकि आप एआई से अगर काम करवा रहे हो, तो इंडियन इंजीनियर भी एआई से काफ़ी अच्छा काम निकलवा सकता है। तो अगर मेरा स्किल डेफिसिट उतना ज़्यादा नहीं है और मेरी बिलिंग भी कम है, तो मुझे एडवांटेज और भी है आउटसोर्सिंग में। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में इनका फ़ायदा ही होगा। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल, अगर आप सोचें कि जैसे कंपनीज अपनी बजट्स को रीअसाइन करेंगी, रीएलोकेट करेंगी, तब थोड़ी सी मुश्किल होगी। बट अगर आप देखें भी इनकी कमेंट्री है, इनकी जो एआई रेवेन्यूज़ हैं, ये कोई कम नहीं हुए। इनफैक्ट उन्होंने अपने वर्कफोर्स को एआई से इनेबल करके अपने रेवेन्यूज़ एआई से ज़्यादा किए हैं। तो आई थिंक आईटी को इसलिए नहीं बेचना चाहिए कि एआई से उनका बिजनेस कम हो जाएगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अब लेके आइए इंडेक्स और 23,425, एक बार इंडेक्स लेके आएंगे प्लीज़। यस, क्वाइट न्यूट्रल ट्रेजेक्ट्री, दिन के हाई से सब्सटेंशियली नीचे, मेरे ख्याल से कितना 175 पॉइंट्स, और अगर अब मैं डे लो से कंपेयर करूं 262, 362, और लगभग कितना हो गया 125 पॉइंट ऊपर। अनुज, बीच में कल फिर एक बीच का दिन है ना, गुरुवार। बिल्कुल मझधार का मार्केट है इस समय। देखिए वीरू, मार्केट में ना इस समय एक मेक और ब्रेक लेवल है। हम आज एक बार आपने डिफेंड कर लिया है, वो 23, 100, 150, 180 की वो अनकंफर्टेबल फीलिंग वाला जो जोन है ना, उसका रिस्क अभी भी है। और इस समय मार्केट में, आज देखिए मार्केट ने आपको दोनों तरफ के शानदार मौके दिए, और मेरा मानना ये है कि पोजीशन मत कैरी करें कोई भी, एकदम फ्रेश माइंड के साथ आएँ तो आप अच्छा भी बना पाएंगे, और इस बाज़ार में कोई पोजीशन नहीं लेकर जाएं। स्टॉक स्पेसिफिक मौके अभी भी अच्छे हैं। एक और चीज़ जो मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ ना, कि नंबर्स में ना प्री पोजिशनिंग करके ना जाएं। प्री पोजिशनिंग करके जाएंगे ना, फिर आप अगले दिन अनबायस्ड वे में एक्ट नहीं कर पाएंगे, और उससे आपका काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है, तो नंबर पढ़कर समझकर उसके बाद भी मार्केट आपको बहुत शानदार मौके देता है। मैं बार बार डिक्सन का एग्जांपल दे रहा हूँ कि आज इससे बड़ा एग्जांपल नहीं हो सकता था। अगर आपने नंबर पढ़कर सुबह समझकर, उसके बाद मार्केट की पोजीशनिंग देखकर सुबह आपने, और ऐसा भी नहीं कि सीधा खुल गया 10% ऊपर, 2% ऊपर खुला था, और उसके बाद भी आपके पास मौका था एक्ट करने का, तो उस तरीके से करें। कल भी आपको ऐसे कई मौके मिल जाएंगे। मार्केट खुलने के बाद 9:15, 20, 25 के बीच में मार्केट आपको भरपूर मौके देगा, जिसमें आप अपनी पोजीशंस बनाएं और दोपहर तक चाहें तो स्क्वायर ऑफ कर लें। चलिए नूपुर के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए। नूपुर बताइए। बिल्कुल, मेटल स्टॉक्स में आज खरीदारी देखने को मिल रही है। इंटरेस्टिंग है, सेल मल्टी ईयर हाई लेवल पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और अब ये माना जा रहा है कि हो सकता है अगस्त में जब MSCI का रिव्यू होगा तो इस स्टॉक सेल को भी उसमें इंक्लूड किया जा सकता है, जिसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग तो है ही, साथ ही साथ जो फ्रेश बाइंग स्टॉक में देखने को मिली, ऑलमोस्ट स्टॉक 15% ऊपर आपको दिखेगा। एशियन पेंट लगातार डीलर्स के डेस्क पर यहाँ पे बना हुआ है पिछले कुछ हफ्तों से। 7 से 8% की वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान है, हो सकता है 11% की वॉल्यूम ग्रोथ आती हुई नजर आए, जिसकी वजह से आज फिर से फ्रेश बाइंग यहां पर देखने को मिली है। कैफिन टेक यहां पर नेगेटिव खबर आती हुई दिख सकती है, जिसकी वजह से कमजोरी स्टॉक में देखने को मिल रही है। करीबन 3 से 4% स्टॉक नीचे हाई वॉल्यूम के साथ बिकवाली फिलहाल यहां पर नजर आ रही है, और हो सकता है कोई नेगेटिव खबर यहां पर देखने को मिल सकती है। तीनों स्टॉक्स आज फोकस में। ओके, 3 स्टॉक्स डीलर्स के रडार पर हैं, सेल, एशियन पेंट्स और केफिन टेक। सेल और एशियन पेंट्स यहाँ पर डीलर्स बुलिश हैं, वहीं केफिन पे थोड़ा बेरिश हैं। लेकिन हमारे पैनल क्या पिक कर रहे हैं कल के लिए, वो हम समझ लेते हैं। चंदन जी बताइए, कल के लिए कौन सा स्टॉक? जी बिल्कुल, देखिए बाजार में जो ऊपर के लेवल से बिकवाली आई है, उसमें ओनली मेटल काउंटर है जहीं पे एक रेजिलियंस है और स्ट्रेंथ है, वो इंटेक्ट है। यहाँ पे हमने कुछ दूसरे और काउंटर्स पे फोकस किया। एक काउंटर है ग्रेफाइट, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है। 16-17 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है, और ऑलमोस्ट
रिसेंट का हाईएस्ट डेली क्लोज के लिए तैयार है, तो ग्रेफाइट पे खरीदारी के मौके यहाँ पे बनेंगे। सपोर्ट रहेगा 739 का, ऊपर में 770 तक के टारगेट ग्रेफाइट में बनने चाहिए। ग्रेफाइट ये हो गई चंदन जी की पिक का। गावा सर आपका ट्रेड कल के लिए? लेकिन थोड़ा एग्रेसिवली मैं शॉर्ट जाऊंगा। स्टॉक का नाम है LTIM। अब ट्रेड करें 4083 के आसपास LTIM, 4100 का स्टॉप लगाएं, करीब 17 रुपए का है। डाउनसाइड टारगेट 4050 पॉसिबल है LTIM। के LTM आपका अगर आप देखें तो बाय कॉल है। मानस आपका ट्रेड करेगा? तो देखिए वीरेंद्र जी, SPCL में खरीदारी करके जाएंगे। SPCL ने वापस अपने 10-20 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। मेरा समझना है कि स्टॉक तैयार है अपनी 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए, तो उसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 384 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 405 405 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, HPCL। अरुण जी, BTST STBT? श्रेया जी BTST के साथ ही रहेंगे। CG पावर में 2 दिन की गिरावट के बाद एक रिवर्सल वापस देखने को मिल रहा है। CG पावर मुझे लग रहा है इसमें मोमेंटम काफी पॉजिटिव है और यहाँ से मोमेंटम ऊपर की तरफ ही रहना चाहिए, तो करंट लेवल के आसपास बाई करें। 835 का स्टॉप लॉस रहेगा और 862 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए, CNBC आवाज़ की खबर पर मोहर लगती हुई और वो कोल गैसिफिकेशन का जो 37,500 करोड़ का वो स्टोरी थी, वो कंफर्मेशन यहाँ पर मिलती हुई। अब अमित जी की ट्रेड बाकी है। हाँ, अमित जी आपकी ट्रेड कल के लिए? म्यूट से हटिए प्लीज। हाँ अनुज जी, डीवीएस लैब के साथ जाऊंगा। 6789 का प्राइस है, यहाँ पे स्ट्रेंथ रही है और पिछले 4-5 दिनों के हाई को इसने क्रॉस किया है, तो इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 6730 का और टारगेट्स रहेंगे 6950 के। ओके, मीनवाइल एक बार जरा बैंक निफ्टी लेकर आइए। डे लो पर तो नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी हायर लेवल से अच्छा खासा कूल ऑफ हुआ है और दिक्कत यही है कि बैंक निफ्टी में लोगों को डर लगता है पोजीशन कैरी करने से, क्योंकि निफ्टी में फिर भी एक आध स्टॉक आपके फेवर में चल जाता है। बैंक निफ्टी में रिस्क है, क्योंकि जिस तरीके से रुपी अब 95.72 पर है और ब्रेंट वापस 107.34 पर आ रहा है, तो वो थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर यहाँ पर ओपन कर रहा है। अब वीरू के पास चलते हैं मार्केट ब्रेथ के लिए। वीरू बताइए, आज तो मार्केट ब्रेथ बेटर रही होगी कल से, तो खैर कल से तो सब कुछ ही बेटर होगा। सुबह कमज़ोर थी, सुधर गई, फिर दोपहर में सुधर गई, तो फिर कमज़ोर हो गई, कुछ ऐसा मिजाज है अनुज। जितनी अच्छी थी 2 बजे के आसपास, उससे थोड़ी सी कम अच्छी नजर आएगी, बट ये स्टिल आपकी स्क्रीन पर आप देखें, फिगर्स देखें, इवनली पॉइज्ड है ना। 59 लॉन्ग और 67 में शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट लगभग 43 और लॉन्ग अनवाइंडिंग 44। अनुज, लगभग 2 बजे के आसपास ये 44 की फिगर काफ़ी कम थी, लेकिन अब ये स्ट्रेंथ 34 के आसपास थी, नाउ इट्स 44। 59 लॉन्ग, आइए देखते हैं एक बार फिर से। इसमें कोई राय नहीं है कि अर्निंग स्पेसिफिक लॉन्ग बाजार में आज विजिबल था, और प्लीज दिखाइए स्क्रीन पे। वेदांता, HPCL, NMDC, मन्नापुरम, मुथूट और इवेंट स्पेसिफिक अगर आप देखें तो लॉन्ग्स थे आज, और मेटल्स आज बाजी मार के ले गए। शॉर्ट कवरिंग सेल में, और डिक्सन पोस्ट नंबर्स कल इतनी लोडिंग हुई थी इसमें शॉर्ट्स की कि पूछिए मत। कल शॉर्ट लेके आया था, बाकी वोडाफोन आइडिया, नाल्को, BPCL, इन सभी काउंटर्स में शॉर्ट कवरिंग थी। नेक्स्ट स्लाइड आएगी शॉर्ट। कहाँ बने आज ताज़ा तरीन शॉर्ट? इस क्रम में सबसे ऊपर आता है टाटा पावर, मैक्स फाइनेंशियल्स, पेटीएम, टोरेंट फार्मा और आयशर मोटर्स। आज ऑटो में अच्छी खासी अगर आप देखें शॉर्ट्स पे लोडिंग हुई है, वेदर इट्स 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, कॉमर्शियल्स, कहीं भी अगर आप ले जाएं। बाकी लॉन्ग अनवाइंडिंग के फिनटेक में कल्याण, कोफोर्ज, नुवामा और पॉलीकैप। 1-2 स्टॉक्स पे मैं यहाँ पे टेक चेक ले लेता हूँ। देखिए क्लोज उतना प्रभावशाली नहीं है, हालांकि हम रेंज में रहे पूरे दिन, बट स्टिल अगर आप देखें क्लोज उतना प्रभावशाली नहीं है। एक बार मानस M&M देखिएगा। आई मीन ये भी पूरे ऑटो में आज ये भी कोलैप्स हुआ। M&M किस प्रकार के संकेत दे रहा है, ये किस ट्रैजेक्टरी में जा रहा है? आई मीन 3107 आज डे लो पे 2% के लॉसेस के साथ क्लोज होता हुआ। देखिए ऑटो स्पेस ऑलरेडी वीक है और M&M भी उन्हीं में से एक है जो अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया और 10-20 मूविंग एवरेज के नीचे गया है। मेरे ख्याल से जो पिछला लो 29 रेट का था, वो M&M वापस टेस्ट कर सकता है, तो यहाँ पर इस गिरावट में खरीदारी ना करे। खरीदारी केवल और केवल 3200 रुपए के ऊपर करनी है। ओके, अभी खरीदारी नहीं करनी है जब तक 3200 का लेवल ब्रीच ना करे। महिंद्रा एंड महिंद्रा फिलहाल काफी वीक नजर आ रहा है। ऑटो स्पेस रखिए एक बार स्क्रीन पर। आयशर मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा सभी डेज लो के आसपास, इनफैक्ट वहीं पे क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। ऑटो स्पेस 1% नीचे, लेकिन 1% ऊपर है आज। एक बार निफ्टी PSE रखिएगा, PSE, और हिंद पेट्रो का जिक्र हुआ, NMDC लगातार हमारे पैनल ने चुना है, BPCL, ऑयल ये तो कल भी चल रहा था, BHEL,
ये भी चला है आज 3%। BEL की चर्चा हुई है आज, लेकिन BHEL रखेगा एक बार स्क्रीन पर। भेल डेज हाई के ऑलमोस्ट उसी के करीब करीब अब क्लोज होने की तैयारी कर रहा है, लेकिन क्या BTST ले जा सकते हैं मिड जिसको? जी श्रेया जी, डेफिनेटली BTST ले जा सकते हैं क्योंकि काउंटर स्ट्रेंथ में है और 2-3 दिनों के पॉज के बाद हम वापस एक पुल बैक देख रहे हैं। तो स्टॉप लॉस हम 1% का रखेंगे 400 रुपीज का, टारगेट्स रहेंगे लगभग 412 के। ओके BHL ये अलग ही कुछ खराब देखिए धुन में रहा है BHL कुछ दिनों में, और आज भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके क्लोज होता हुआ निफ्टी फर्दर 23,400 की ट्रैजेक्टरी को भी तोड़ने को तैयार है। बट मैं जरा आपको आज की समरी एक पॉइंट ऑफ व्यू से और समझाऊँ ना, अगर कि वही जो पल्स मैं सुबह देता हूँ, अगर मैं थोड़ा सा उसका प्रस्तुतिकरण अभी करूँ तो आज लॉन्ग साइड में या फिर स्ट्रॉन्ग साइड में रहा टेलीकॉम थैंक्स टू आइडिया। मेरे ख्याल से आइडिया अकेले ही पूरे सेक्टर के OI को हिला देता है ना। मेटल्स, ऑयल गैस और एक आपका इंफ्रा बास्केट, ये थी जो कि सबसे प्रीमियम रहे आज। टेलीकॉम, मेटल्स, ऑयल गैस और इंफ्रा, उसके बाद फॉलोड बाय केमिकल्स एंड सीमेंट, ये कुछ सेक्टर्स थे जो कि अच्छा करके गए। बैकफुट पर रहा एक बार फिर से IT कोलैप्स हुआ। ऑटोमोबाइल्स आज पूरा का पूरा ऑटो, क्या टू व्हीलर, क्या पैसेंजर, क्या कमर्शियल, सब कोलैप्स हुए। बैंकिंग और न्यू एज स्टॉक्स, ये कैटेगरी जो है आज स्टॉक्स की, वो अपने साथ शॉर्ट कैरी कर रही है। एक बार प्रकाश सर से पूछते हैं, प्रकाश सर मुझे याद है सुबह आपने एक एटर्नल पर शॉर्ट लिया था, जरा प्लीज एटर्नल रखिएगा, नायका रखिएगा, दोनों स्टॉक्स। क्या व्यू आ रहा है एटर्नल पे आपका? एक्चुअली गैप डाउन खुला था, फिर ऊपर गया, लेकिन फिर एक नीचे ही आ गया है तो भी, लेकिन सुबह कोई ट्रेड नहीं बना होगा। लेकिन अगर आप किसी को लेना है अभी, तो अभी भी शॉर्ट कैंडिडेट बनता है एटर्नल। स्टॉप लगाना पड़ेगा 240 का, आप ट्रेड करें 237.40, तो ₹2.5 का स्टॉप है। अभी भी 233 पॉसिबल है, लेकिन कल आज सुबह दिक्कत ये होगा कि गैप डाउन खुला था। अगर गैप, आई थिंक अगर कल गैप डाउन खुलता है तो फायदा होगा। स्टिल वीक एटर्नल, वीक है इटर्नल, और जाहिर तौर पर चार्ट्स पे वही दिख रहा है 1% नीचे, डेज लो के आसपास बंद होने की तैयारी। स्विगी भी रख दीजिएगा, इसका भी जिक्र हुआ था जो स्विगी भी नतीजे काफ़ी कमज़ोर थे। उस दिन तो एक्सीडेंट ऑफ द डे बनाई था, और आज भी देखिए जो भी इन ग्रीन रैली थी वो फुस होती हुई और डेज लो के आसपास ये भी बंद हो रहा है। लेकिन आइडिया तो आज 8.5% अप। आइडिया चलता है तो इंडस स्टार भी चलता है, ये भी आपको 3% ज़्यादा की तेज़ी के साथ कामकाज करता हुआ नजर आएगा। और क्या चला है, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स चले हैं आज, अदानी ग्रीन, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पार, यहाँ पर स्ट्रेंथ देखने को मिली है। इनफैक्ट एक बार रखिएगा स्क्रीन पर इंडस स्टार, और इसलिए क्योंकि क्या वोडाफोन आइडिया पे जो रिलीफ है वो इंडस स्टार को मिलती हुई नजर आएगी, और क्या चार्ट्स पे वो इंडिकेशन अब नजर आ रहे हैं। एक महीने में तो 6% की करीब पर गिरावट दिखी है, लेकिन आज के मूव को मानस जी, इंडस स्टार के आज के मूव को कैसे देख रहे हैं आप? क्या यहाँ पर एक बेट ले सकते हैं, कन्विक्शन बन रहा है? देखिए, ये तो सही है कि स्टॉक ने पिछले 5-6 दिनों में लगातार कोशिश की है 400 रुपए के आसपास बॉटम बनाने की। आज स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया, बट फिर भी मेरा समझना है कि जब 420 का लेवल ब्रेक हो तो ही यहाँ पर खरीदारी करनी है। अगर 420 के ऊपर जाए तो 410 के स्टॉप लॉस से 440 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी चाहिए। ओके, चलिए ये आपके लिए हो गई इंडस टावर। इस पर एक राय, अच्छे मूव्स आ रहे हैं इंडस टावर में। और कहाँ पर मूव्स ठीक ठाक हैं, एक बार जरा आप लेकर आइए एक तो वीक स्टॉक्स भी, क्योंकि हम लगातार स्ट्रेंथ वाले स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं। इंडसइंड बैंक लेकर आइए एक बार जरा। इंडसइंड बैंक डे लो पर आया, और इसके अलावा सम्मान कैपिटल डे लो पर है इस समय। HDFC बैंक डे लो पर है। मैं देख रहा हूँ कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन आ रही है, तो वो थोड़े से स्टॉक्स हैं जहाँ पर आप इस तरीके के मूव्स देख रहे हैं। केफिन डीलिंग रूम में चेक में हमने पिक किया, केफिन यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट है। और क्या समय एक मुथूट डे हाई पर है। LIC हाउसिंग फाइनेंस दिखाइए एक बार जरा। LIC हाउसिंग फाइनेंस में अच्छे मूव्स हैं। अच्छा, HPCL रखिएगा एक बार जरा। HPCL देखिए, HPCL का नंबर अच्छा है, लेकिन HPCL का नंबर अच्छा आने से पता था क्योंकि पिछला क्वार्टर अच्छा था, लेकिन HPCL ने कॉल में बोला कि Q1 में लॉस होगा। अब अनलेस सरकार इनको रिटर्न करे, भाई जो आपने लॉस किया है कुछ कॉम्पनसेट करे, या फिर सरकार प्राइस बढ़ाए। अब प्राइस अगर बढ़ भी गया तो ऑलरेडी आधा क्वार्टर तो हो चुका है, मई का आधा हो गया, अप्रैल पूरा जा चुका है, अप्रैल में पूरा लॉस हुआ है, मई में भी आधा लॉस हुआ है। तो अब पता नहीं कितना प्राइस हाइक होगी, कितनी नहीं होगी, ये भी देखना होगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर है,
इन स्टॉक्स ने गिरना बंद कर दिया। आई थिंक आपको याद होगा, हम कुछ दिन पहले ही बात कर रहे थे कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है सिर्फ इसलिए गिरे क्योंकि तेल ऊपर आ रहा है, चाहे वो एशियन पेंट्स हो, चाहे वो HPCL हो, चाहे वो इवन इंटरग्लोब एविएशन हो, चाहे वो पिडिलाइट हो, इन्होंने गिरना बंद कर दिया। हाँ, परसों ये स्टॉक भी गिरे थे क्योंकि परसों बहुत ज़्यादा मार्केट में गिरावट आ गई थी, परसों नहीं कल, हाँ कल और परसों, लेकिन ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ठीक ठाक मूव्स आ रहे हैं। एक बार गौरांग जी HPCL एक्चुअली रहने देते हैं, सॉरी, थोड़ा सा मुझे डॉक्टर साहब ने बताया नहीं कि मार्केट क्लोजिंग के हम काफ़ी करीब आ चुके हैं, तो इसके लिए अब वॉल पर चलते हैं और मार्केट क्लोज की तरफ बढ़ते हैं। निफ्टी करीब करीब 40 पॉइंट ऊपर रहा 23,420 पर। इसके अलावा बैंक निफ्टी करीब करीब 100 पॉइंट नीचे था। निफ्टी IT यहाँ पर आज भी करेक्शन थी, करीब करीब 1% निफ्टी IT आज नीचे रहा। इसके अलावा आप देखें मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 0.25% ऊपर था, स्मॉल कैप करीब करीब 1/3% ऊपर, एडवांस डिक्लाइन 1800 बढ़ने वाले शेयर, 1200 गिरने वाले शेयर, तो ठीक ठाक था, मतलब बेहतर हो सकता था, लेकिन आखिरी के एक घंटे ने फिर थोड़ा मूड माहौल बिगाड़ा। सेक्टोरल लूजर्स, सेक्टोरल गेनर्स दिखाएंगे एक बार जरा, गेनर्स दिखाइए। सबसे ऊपर मेटल्स 3.25% ऊपर, डिफेंस 2.25%, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड्स, एनर्जी और कैपिटल मार्केट्स यहाँ तेज़ी थी। मंदी वाले सेक्टर्स देख लेते हैं फटाफट। IT फिर से 1% नीचे, निफ्टी ऑटो, निफ्टी रियल्टी और निफ्टी बैंक यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आज गिरावट थी। अब आते हैं हम जरा आज के निफ्टी गेनर्स पर। एशियन पेंट्स ने लीड किया, अदानी एंटरप्राइजेस, टाटा स्टील, हिंडाल्को, अदानी पोर्ट्स और सिप्ला यहाँ पर अच्छी खासी गेंस थे। लूजर्स में क्या क्या थे? सबसे ऊपर आयशर मोटर्स, फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्फोसिस, श्रीराम फाइनेंस, टेक महिंद्रा और पावर ग्रिड, ये आज के लोअर साइड पर। बिल्कुल अनुज, उसे कहते हैं दंगल जारी है ना? आज भी दंगल जारी रहा, उठा पटक, ऊपर कभी नीचे, और अखाड़ा एक और खुद चुका है क्योंकि कल गुरुवार है ना? फिर एक एक्सपायरी है कल, तो उसके लिए प्रिपेयर करेंगे अपने आप को कल सुबह मुनाफे की तैयारी और मॉर्निंग कॉल में। तब तक के लिए नमस्कार।